अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स विद हाशिम ज़िया। बेटा आज की क्लास के अंदर हम लोग एक्सरसाइज नंबर 6.4 लेक्चर नंबर 4 के ऊपर मूव कर रहे हैं। सबसे पहले नंबर के ऊपर जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है दैट इज इंटीग्रेशन 3x into cos 3x into dx। अगेन हमें ये पूरा क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ऊपर सॉल्व करना है, सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बेटा देखो, अगेन हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है जो हमें बाय पार्ट्स के ऊपर सॉल्व करना है। सबसे पहले नंबर के ऊपर अगर मैं इस क्वेश्चन को एक दफा एज इट इज कॉपी डाउन कर दूं आई के रेफरेंस से लिख के, तो मुझे साफ तौर पे एक जुमला तो यहाँ पे दिख रहा है कि भैया मेरे पास आई की वैल्यू किसके बराबर आ गई, इंटीग्रेशन 3x इंटू कॉस 3x के बराबर। यानी कि इंटीग्रेशन जिन दो फंक्शंस के ऊपर अप्लाई हो रही है उनमें से एक फंक्शन कैसा है, एल्जेब्रिक, और एक कैसा है, ट्रिगोनोमेट्रिक। और हमें पता है अकॉर्डिंग टू आइलाटे मेथड अगर मुझे कभी भी बाय पार्ट्स को अप्लाई करना होता है तो हम सबसे पहले u इंटू वी की क्लासिफिकेशन करते हैं। तो भाई आइलाटे का मेथड क्या कहता है, एल्जेब्रिक टर्म पहले आती है, ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म बाद में आती है। तो इसका मतलब क्या है कि एल्जेब्रिक टर्म हमारे पास किसके बराबर होगी, u के बराबर होगी, और ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म हमारे पास बराबर होगी v के। क्योंकि देखो अकॉर्डिंग टू आइलाटे मेथड हमारे पास u क्या होता है, एल्जेब्रिक पार्ट, और ट्रिगोनोमेट्रिक पार्ट क्या होता है, v। तो सेम काम हम लोग करेंगे जो अभी तक करते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले u को सपोज करवा लेंगे, तो क्या लिखेंगे, लेट u इज इक्वल टू 3x। लेट u इज इक्वल टू 3x, सिंपल तरीके से u वाली टर्म का डेरिवेटिव ले लेंगे। तो क्या लिखेंगे, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। हमने सबसे पहले u वाली टर्म सपोज करवा ली, अब उसका डेरिवेटिव लेने के ऊपर चले जाएंगे। तो बेटा सिंपल वे में क्या बन जाएगा, देखो डेरिवेटिव साहब इधर u पे भी अप्लाई हो जाएंगे और हमारे डेरिवेटिव साहब इधर 3x पे भी अप्लाई हो जाएंगे। तो बेटा देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, du बाई डी एक्स एज इट इज 3x का डेरिवेटिव क्या होता है, 3 के बराबर। 3x का डेरिवेटिव क्या होता है, 3 के बराबर। अब हमने नेक्स्ट काम क्या करना है भाई, v वाली टर्म को सपोज करवाएंगे। v वाली टर्म कौन सी है, cos 3x होता है। तो भाई सिंपल वे में क्या लिखेंगे, लेट v इज इक्वल टू cos 3x। लेट v इज इक्वल टू cos 3x। हमें मालूम है v वाली टर्म के ऊपर हमेशा इंटीग्रेशन को अप्लाई किया जाता है, तो मैं क्या लिखूंगा, टेकिंग इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा भाई, तो इंटीग्रेशन देखो v वाली टर्म के ऊपर अलग अप्लाई हो जाएगी और हमारे पास इंटीग्रेशन इस cos 3x के ऊपर अलग अप्लाई हो जाएगी। तो बड़ा गौर से बात को समझिएगा कि भाई cos 3x की इंटीग्रेशन क्या होगी। देखो cos का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला क्या होता है, उस वक्त अप्लाई कर सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला इंटीग्रेशन का जब मेरे पास एंगल का बाहर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो। अगर मेरे पास एंगल का बाहर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है उसी सूरत में मैं इंटीग्रेशन cos के ले सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा बेटा, सिंपल सी बात है, अभी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो पहले 1/3 यानी कि 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेकर आ जाएंगे ताकि मेरे पास एंगल का बाहर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा हो। देन उस सूरत के अंदर हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करवाएंगे। तो सिंपल तरीके से मेरे पास क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल तरीके से कि अब देखो एंगल का बाहर चूंकि डेरिवेटिव आ चुका है तो cos 3x का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है पॉजिटिव का sin 3x। तो इस तरीके से हम लोगों ने v वाली टर्म की इंटीग्रेशन ले ली। तो पहला काम तो हमारा बहुत ही सिंपल सा होता है कि भाई u वाली टर्म को अलग करना, v वाली टर्म को अलग करना। u वाली टर्म के ऊपर सिंपल तरीके से डेरिवेटिव लेना, v वाली टर्म के ऊपर इंटीग्रेशन को अप्लाई कर देना। दैट्स अ वेरी सिंपल स्टेप। क्लियर है बेटा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, सिंपल तरीके से नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि अब मैं सिंपल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। तो भाई मैं यहाँ पे आपको नेक्स्ट लाइन के ऊपर आप लोगों ने काम करना है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि भाई सिंपल तरीके से हम लोग क्या लिखेंगे, एज वी नो डेट, एज वी नो डेट, और सिंपल तरीके से बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लिख देंगे। तो बेटा देखो बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है इंटीग्रेशन u इंटू वी इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला ये कहता है u वाली टर्म को एज इट इज लिखो, इंटीग्रेशन v वाली टर्म के ऊपर लो, नेगेटिव का साइन लगाओ, इंटीग्रेशन का सिंबल लो, डेरिवेटिव आप u पे अप्लाई करोगे, इंटीग्रेशन आप v पे अप्लाई करोगे, और बाहर एक dx का dx एज इट इज रहेगा। अपनी तमाम वैल्यूज को लाके सिंपली हम लोगों ने क्या करना है बेटा, यहाँ पे प्लॉट कर देना है। तो भाई देखो, हमने u किसको सपोज किया है 3x को, v किसको सपोज किया है cos 3x को, तमाम वैल्यूज को रिप्लेस बैक करवा दो। तो क्या बन जाएगा, देखो u वाली चीज पे 3x आ जाएगा, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन v की जगह पे हमारे पास आ जाएगा cos 3x इंटू dx, माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का सिंबल, डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा u वाली टर्म के ऊपर। तो बेटा u वाली टर्म किसके बराबर है, 3x के बराबर है। इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगा v वाली टर्म के ऊपर, v किसके बराबर है, v बराबर है cos 3x के ऊपर, बाहर dx का dx एज इट इज और एक dx का dx एज इट इज। अब सिंपलीफाई इसको कैसे करेंगे, देखो 3x का 3x, हमें मालूम है cos 3x की इंटीग्रेशन क्या होगी कि भाई cos 3x की इंटीग्रेशन करने के लिए हमें यहाँ पे क्या लाना पड़ेगा, 3 लाना पड़ेगा। तो मैं सिंपल तरीके से क्या करूंगा, मुझे मालूम है भाई डायरेक्टली अब आप काम कर सकते हो। आपको मालूम है इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x का आंसर हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला हुआ है, किसके बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x का। देखो पहले हमने इंटीग्रेशन
डेरिवेटिव लेने का फायदा ही होता है ना कि आपको दोबारा से अप्लाई करने की मेहनत नहीं करनी। तो हमें मालूम है कि भाई cos 3x की इंटीग्रेशन किसके बराबर आई थी, ये आ गई थी डायरेक्टली मेरे पास 1/3 sin 3x, तो डायरेक्टली यहां पर ये आ गया। सिमिलरली आगे क्या होगा, माइनस का इंटीग्रेशन का सिंबल, 3x का डेरिवेटिव निकाला था 3 के बराबर होता है। इंटीग्रेशन cos 3x किसके बराबर थी बेटा, भी निकाली थी हम लोगों ने, ये थी 1/3 इंटू साइन 3x के बराबर। और बाहर एक dx का dx एज इट इज का एज इट इज। अब फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो इस 3 से ये 3 कट जाएगा, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, तो फाइनली मेरी टर्म क्या बन जाएगी, ये हो जाएगा x इंटू साइन 3x माइनस का साइन इंटीग्रेशन का सिंबल, और ये इंटीग्रेशन साइन 3x इंटू डी पे अप्लाई हो जाएगा। अब फाइनली इस इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करवा दोगे, आंसर आ जाएगा। तो बेटा क्या आंसर आ जाएगा, देखो x का x इंटू साइन 3x एज इट इज। मुझे साफ तौर पे दिख रहा है भी डायरेक्टली इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला होता है, मगर इंटीग्रेशन के अंदर ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूले की कंडीशन क्या होती है, एंगल का बाहर डेरिवेटिव होना कंपलसरी है। तो अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो पहले मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेकर आ जाएंगे। तो भैया साइन 3x का 3x इंटू 3 इंटू डी, हमने एंगल का बाहर डेरिवेटिव कंप्लीट करवा लिया, फाइनली फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, x इंटू साइन 3x नेगेटिव का 1/3, और साइन 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा भैया, ये हमारे पास 3 होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इसके बराबर होगी, ये आ जाएगा नेगेटिव का कॉस। देखो साइन का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला होता है नेगेटिव का कॉस, तो नेगेटिव नेगेटिव यहां पे प्लस कर देगा, cos 3x प्लस का c। ये फाइनली हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है, कंप्लीट एक्सरसाइज में कोई मतलब चेंज नहीं आ रहा। बात समझ पा रहे हैं आप लोग, तो भाई इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है ना, मैं इतनी डिटेल में नहीं करवाऊंगा, मैंने एक एक स्टेप करके आपको एक एक चीज बता दी, हर क्वेश्चन हमने इसी पैटर्न पे सॉल्व करना है। तो अब चूंकि क्वेश्चन नंबर 3 के भी 10 पार्ट्स आ रहे हैं, तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको कॉन्सेप्ट दूं, मगर मैं ये सारे स्टेप्स नहीं अब करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि भाई एक दफा मैंने आपको मल्टीपल टाइम सारे स्टेप्स दिखा चुका हूं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 क्या कहता है, ये कहता है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। अगेन देखो एक टर्म एल्जेब्रिक आ रही है, एक टर्म ट्रिगोनोमेट्रिक आ रही है, बच्चों वाली चीज है कि भाई देखो आपके पास जो एल्जेब्रिक टर्म होगी आप उसको कंसीडर करवाओगे, एक दफा पहले क्वेश्चन को लिखोगे, फिर एल्जेब्रिक टर्म को आप कंसीडर करवाओगे यू के बराबर, और जो आपके पास अल्लाह भला करे ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म आ रही है उसको आप v के बराबर सपोज करवाओगे, तो यानी कि sin x क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। सिंपल तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स, माइनस का साइन इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव अप्लाई होगा देखो हमारे पास u वाली टर्म के ऊपर जो कि एक्स स्क्वायर है, इंटीग्रेशन हमारे पास v वाली टर्म पे अप्लाई होगा जो कि साइन एक्स इंटू डी एक्स का डी। देखो मुझे कैसे पता चला कि भाई एक्स स्क्वायर u है या साइन एक्स v है, अकॉर्डिंग टू आइलाटे मेथड। मैंने आपको बताया था ना आइलाटे मेथड, ये मेथड हमें u की वैल्यू को डिफाइन करता है। अब देखो चूंकि इस क्वेश्चन में एल्जेब्रिक टर्म भी आ रही है, ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म भी आ रही है, तो आइलाटे मेथड ये कहता है कि भाई जो वैल्यू पहले आ रही है वो u होगी। अब देखो एल्जेब्रिक का a चूंकि पहले आता है ट्रिगोनोमेट्रिक का t से मुकाबले में, तो इसका मतलब एल्जेब्रिक पार्ट पहले आ रहा है, तो ऑब्वियसली वो u होगा, अदर वैल्यू विल बी v। सही है ना, तो सिंप्लीफाई ऐसे करवा दोगे आंसर आ जाएगा। क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, नेगेटिव पे कॉस एक्स के बराबर, माइनस का साइन इंटीग्रेशन का सिंबल, देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x के बराबर, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होती है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन हमारे पास होती है बेटा नेगेटिव के cos x के बराबर। और बाहर देखो dx का dx एज इट इज, इसको जब आप सिंप्लीफाई करवाओगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव का एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस का इंटीग्रेशन इज अप्लाइंग ऑन टू को बेशक बाहर निकाल दो, तो क्या बन जाएगा, सिंपल इंटीग्रेशन इज अप्लाइंग ऑन दी, इंटीग्रेशन हमारे पास किसके ऊपर अप्लाई हो रही है, ये अप्लाई हो रही है बेटा देखो इंटीग्रेशन किस पे अप्लाई हो रही है, सिंपल x इंटू कॉस एक्स इंटू डी के ऊपर। तो सिंपल वीफाई तो बेटा देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, सिंपल तरीके से नेगेटिव के साइन को बाहर निकाल दिया, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया, इस टू को भी बाहर निकाल दिया। अब इंटीग्रेशन सिंपल x इंटू कॉस एक्स पे अप्लाई हो रही है, तो अगेन यहाँ पे हमें बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा। दैट्स द रीजन ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, दोबारा से बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे कोई और मेथड अप्लाई नहीं हो सकता। आप चाहो तो पावर फॉर्मूला अप्लाई करके चेक कर लो, बट नहीं कर सकते। आप चाहो तो यहाँ पे कोई और फॉर्मूला अप्लाई करके चेक कर लो, बट नहीं कर सकते आप। तो भाई दोबारा से ही हमें बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगेन एक एल्जेब्रिक पार्ट है, तो ये u बन जाएगा, ये v बन जाएगा। बाय द वे हमने ऐसे क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया था, तो बेटा क्या बन जाएगा, ये सिंपल तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे आगे, नेगेटिव का एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स का कॉस एक्स प्लस का 2 एज इट इज। अब इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन x इंटू कॉस एक्स पे अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, एल्जेब्रिक पार्ट को एज इट इज लिखेंगे, u वाली टर्म को इंटीग्रेशन सिंपल कॉस एक्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगी, माइनस का साइन अप्लाई करेंगे, सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन को अप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव अप्लाई होगा u वाली टर्म के ऊपर, u वाली टर्म क्या है x के बराबर, इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी v वाली टर्म के ऊपर जो कि क्या है हमारे पास, जो कि हमारे पास आ रही है cos x के बराबर, किसके बराबर आ रही है मेरा बेटा, cos x के बराबर, सही है ना। और आगे मेरे पास dx का dx एज इट इज और बाहर वाला dx भी एज इट इज। अब इसको आप सिंप्लीफाई करवा लो तो बेटा आंसर हो जाएगा, क्या बन जाएगा, नेगेटिव का एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस का 2 एज इट इज, बेटा एक्स का एक्स, कॉस एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है भाई, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला सिंपल साइन एक्स होता है, माइनस का साइन इंटीग्रेशन एक्स का डेरिवेटिव एक्स की रिस्पेक्ट से 1 होता है, कॉस एक्स की इंटीग्रेशन, कॉस एक्स की इंटीग्रेशन बराबर होती है पॉजिटिव के साइन एक्स के, बाहर dx का dx एज इट इज। अब फाइनली इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा भैया, ये हो जाएगा लास्ट के अंदर हमारा नेगेटिव का एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स का कॉस एक्स प्लस का 2 एज इट इज, आगे एक्स इंटू साइन एक्स का एक्स इंटू साइन एक्स, ये नेगेटिव की इंटीग्रेशन जब साइन पे अप्लाई होगी तो मुझे मालूम है साइन का इंटीग्रेशन के अंदर फॉर्मूला क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला होता है नेगेटिव का कॉस, तो एक नेगेटिव बाहर मौजूद था तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव का कॉस एक्स, और बाहर सिंपल ब्रैकेट का ब्रैकेट आ गया। अब आप क्या करोगे, फाइनली इसको एक दफा तरीके से सिंप्लीफाई करके लिख दो, आंसर आ गया। तो क्या बन गया, नेगेटिव का एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, आगे क्या है प्लस का 2x इंटू साइन एक्स, और आगे प्लस का 2 इंटू कॉस एक्स। फाइनली हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा प्लस के सी के साथ। लास्ट में हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे शागिर्दों, सॉल्व हो जाएगा, और ये हमारे क्वेश्चन का पर्टिकुलरली आंसर आ जाएगा, सही है ना। ये हमारे क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अच्छा कुछ बच्चे एक तो परेशान हो जाते हैं, सर आपकी किताब, आपने जो क्वेश्चन का आंसर करवाया ना किताब में वो आंसर डिफरेंट आ रहा है। भाई जो लास्ट एक्सरसाइज मैंने आपको, लास्ट जो आपको क्वेश्चन मैंने करवाया था ना, लास्ट जो लेक्चर मैंने करवाया था उसके अंदर भाई मैंने क्वेश्चन नंबर 8 9 में बताया भी था कि वो एलन की पावर को आगे पीछे शिफ्ट कर रहा है, मतलब मैंने इतना इंटीग्रेशन, इतनी डेरिवेटिव पढ़ा दी मैंने, तो भाई उसमें तो इतना परेशान होने की जरूरत थोड़ी है, वो तो सिंपल सा स्टेप है यार, अगर आप नहीं भी करोगे तो कोई मसले की बात नहीं, सही आंसर है। सिमिलरली अगर आप इस क्वेश्चन का किताब के पीछे आंसर देखोगे ना, वहां पे 2 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है ब्रैकेट में, तो बेटा वो कैसे आ रहा है, अरे भाई ये लास्ट इसने बेसिकली क्या कर रहा है एग्जामिनर के इन दो ब्रैकेट्स के अंदर से cos x को कॉमन ले लेगा, वो तो मैं भी कर, आप भी कर सकते हो, कोई मसले की बात थोड़ी है। मगर चूंकि ऑलरेडी क्वेश्चन बहुत लंबा होता है तो अगर आप ना भी करो स्टेप को कोई इशू नहीं होता, बट अगर आप करना चाहते हो आप बिल्कुल कर सकते हो कि देखो लेट सपोज मैं इन दो टर्म्स में से cos x को कॉमन ले लेता हूं, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x इंटू साइन एक्स का साइन एक्स प्लस का सी एज इट इज, ऐसे करके आप लिख दो। अरे भाई बात तो एक ही है ना, कान आप यहां से पकड़ो यहां से पकड़ो, तो भाई मैं आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट देता हूँ भाई, मैं आपको किताबी कीड़ा नहीं बनाना चाहता, आई एम गिविंग द कंप्लीट ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। मैंने आपको एलन की प्रॉपर्टीज वगैरह सब पढ़ाई हुई है भाई, आप उसको तो बेसिक चीज को तो आप खुद भी देख सकते हो, तो बच्चों वाली चीज है, असल चीज क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो देखो इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मेरा बेटा, मैंने इसको स्टेप बाय सॉल्व नहीं करा, आपने इसको तरीके से सॉल्व करना है, पहले क्वेश्चन एक बार लिखोगे, फिर यू की वैल्यू को सपोज करवाना है, फिर वी की वैल्यू को सपोज करवाना है, और फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लिखना है, देन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूले में वैल्यूज को प्लॉट करना है, फिर सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो याद रखिएगा पेपर के अंदर 5 नंबर के लिए क्वेश्चन जब आएगा आपने तरीके से काम करना है। भाई मेरी मजबूरी इसलिए क्योंकि देखो मैं कभी भी इस चीज को छोड़ता नहीं हूं, मैंने 15 15 क्वेश्चन अगर किसी एक्सरसाइज में आपको करवा रहा होता हूं, मैं एक एक क्वेश्चन का एक एक स्टेप आपको बताता हूं, मगर कभी कभार मैं मजबूर हो जाता हूं क्योंकि देखो बेटा एक्सरसाइज बहुत बड़ी है और मुझे पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट जब करवाना है ना, तो मेरी यहाँ पे मजबूरी है कि भाई मैं फिर स्टेप्स को मिस कर रहा हूँ, यानी कि बेसिक स्टेप्स को, कि एज वी नोडेड वगैरह, क्योंकि मैंने आपको पैटर्न देखो लास्ट क्वेश्चन में करके बता दिया कि इस पैटर्न के ऊपर आप सॉल्व करोगे, तो हमने इसी पैटर्न के ऊपर सॉल्व करना है, सही है ना। अच्छा तो बेटा अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 आ रहा है, इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन को खुदारा मार्क कर लीजिएगा। द रीजन इज दैट कि ये क्वेश्चन पेपर के अंदर बेतहाशा दफा शॉर्ट के अंदर आ चुका है, तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में आने के रिस्पेक्ट से। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर क्या कह रहा है, सबसे पहले नंबर के ऊपर में क्वेश्चन को एग्जामिनर मुझसे कहता है सॉल्व करिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ऊपर, तो मुझे क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन आ रहा है इंटीग्रेशन x डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर x इंटू dx, ये क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास। अब देखो मुझे दो चीजें यहां पे मालूम है, सबसे पहले इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन x का x एज इट इज, 1 डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर क्या होता है, देखो हमें बात मालूम है मैथ्स के अंदर 1 डिवाइडेड बाय कॉट कहा जाता है आपके पास सिंपल तरीके से टेंजेंट को, नॉर्मल सी बात है ना भाई, कभी भी आपके पास 1 बाय कॉट लिखा हुआ, 1 बाय कॉट का मतलब क्या होता है, 1 बाय कॉट के मायने ये होते हैं टेंजेंट, तो बेसिकली यहाँ पे 1 बाय कॉट स्क्वायर है, तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर x इंटू dx। अब देखो मुझे अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बेटा, तो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, कि भाई मुझे मालूम है अब मेरे पास दो फंक्शन
फंक्शंस आ रहे हैं, एक फंक्शन आ रहा है u, एक फंक्शन आ रहा है v, मगर डायरेक्टली सॉल्व फिर भी नहीं कर सकता मैं। सर क्यों नहीं सॉल्व कर सकते? भाई देखो मेरे पास यहाँ पे एक अलजेब्रिक टर्म है और एक ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म है, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। मगर अलजेब्रिक टर्म जो मेरे पास आ रही है ना वो तो सिंपल x है, मगर जो मेरे पास ये v वाली टर्म आ रही है ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म, ये टेंजेंट स्क्वायर x है। और अगर मैं इस टेंजेंट स्क्वायर x के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई भी करूंगा तो अप्लाई नहीं कर सकता, सिंस यहाँ पे टेंजेंट स्क्वायर एक्स है, और टेंजेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन के अंदर डायरेक्टली कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता। आप अगर इसे u और v कंसीडर कर भी लो तब भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। आगे आगे इंटीग्रेशन ही ले नहीं सकता मैं। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि डायरेक्टली टेंजेंट स्क्वायर का फॉर्मूला थोड़ी एग्जिस्ट करता है। इंटीग्रेशन में स्क्वायर के लिए सिर्फ दो फॉर्मूलाज हैं, या तो सेक स्क्वायर के लिए फॉर्मूला है या फिर कोसेक स्क्वायर के लिए फॉर्मूला है। यहाँ पे टेंजेंट स्क्वायर आ रहा है तो फिर सॉल्व करना तो इम्पॉसिबल बन जाएगा। तो क्या करें सर? तो इसकी स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी क्या है कि टेंजेंट स्क्वायर को आप इधर ही पहले ब्रेक करवा दो। मैं क्या करता हूं कि भाई मुझे मालूम है कि टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, एज वी नो डेट कि टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारे पास किसके? भाई बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा -1 के। तो यार मुझे मालूम है फॉर्मूला टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा -1 के। तो यानी कि मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन एक्स का एक्स इस टेंजेंट स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, इस टेंजेंट स्क्वायर एक्स की जगह पे आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 और बाहर dx का dx एज इट इज। अब जब मैं फाइनली ये बाहर वाले ब्रैकेट को अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या बन गया, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx, और माइनस के साइन के बाद एक इंटीग्रेशन इधर x पे अप्लाई हो जाएगा। सर ये क्या काम करा आपने? भाई देखो ये बाहर जो x मौजूद था, जब ब्रैकेट ओपन करवाऊंगा ये x एक दफा जाके सेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, एक दफा जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा? अरे भाई ये सिंपल तरीके से बन जाएगा हमारे पास x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और फिर x वन सा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो हमने दोनों के ऊपर इंटीग्रेशन भी साथ ही शिफ्ट करवा दी। अब फाइनली इनकी इंटीग्रेशन लेने के ऊपर जब मूव करेंगे तो बेटा देखो यहाँ पे अब फाइनली हम लोग ये जो पहली वाली टर्म आ रही है ना x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को अप्लाई करेंगे और इस टर्म की डायरेक्टली इंटीग्रेशन आ जाएगी। भाई x की इंटीग्रेशन क्या होती है, सिंपल एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो है ना भैया, हमने सिंपल यहाँ पे x के ऊपर तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते थे, कर दी। और यहाँ पे x इंटू सेक स्क्वायर एक्स के ऊपर फाइनली अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अब मैं बाय पार्ट्स को इजीली अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि देखो अब ये वाली टर्म u कंसीडर होगी, ये वाली टर्म v कंसीडर होगी। तो भैया मेरे पास जो u वाली टर्म है वो क्या, कौन सी टर्म आ रही है? हमारे पास सिंपल तरीके से u वाली टर्म है अलजेब्रिक और v वाली टर्म है ट्रिगोनोमेट्रिक। मगर ऐसी ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म को कंसीडर करना होता है भाई जिसका इंटीग्रेशन में फॉर्मूला तो एग्जिस्ट करता हो। तो भाई सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला बन सकता है, इसीलिए हम लोगों ने सेक की हायर पावर को कंसीडर कर लिया। अब क्या करेंगे? अब सेम सा काम करना है भैया, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा लेट u इज इक्वल टू एक्स है। तो भाई सिंपल तरीके से x वाली टर्म का हमेशा डेरिवेटिव लिया जाता है, इसको आप बेशक इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए, ये इक्वेशन नंबर 1 थी। सही है ना? लेट u इज इक्वल टू एक्स, तो टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बन जाएगा भैया, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल du बाई dx इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से क्या होता है, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 होता है। तो भाई क्या बन जाएगा जब मैं x का डेरिवेटिव लूंगा x के रिस्पेक्ट से, तो इट शुड बिकम du बाई dx इज इक्वल टू 1। तो यानी कि हम लोगों ने सिंपल तरीके से डेरिवेटिव ऑफ x ले लिया। सिमिलरली हम लोग v वाली टर्म कंसीडर कर लेंगे सेक स्क्वायर को, तो क्या बन जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से लेट v इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। और हमें मालूम है कि भैया v वाली टर्म का हमेशा इंटीग्रेशन लिया जाता है, तो यहाँ पे लिख देंगे टेकिंग इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो इंटीग्रेशन एक दफा v के ऊपर अप्लाई हो जाएगा और इंटीग्रेशन एक दफा हमारे पास सिंपल सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx पे अप्लाई हो जाएगा। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन के अंदर फॉर्मूला बहुत सिंपल सा होता है कि भाई सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन के अंदर जो फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है दैट इज अ वेरी सिंपल, किसके बराबर होता है भाई, ये बराबर होता है सिंपल टेंजन एक्स के बराबर। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला क्या होता है, टेंजन एक्स के बराबर होता है। तो यानी कि हम लोगों ने v का इंटीग्रेशन ले लिया, तो इसको एज इट इज यहाँ पे एक दफा लिख दिया जाएगा। अब क्या करेंगे, फाइनली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को अप्लाई करेंगे, तो मैं ऊपर ले जाके यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। तो भैया मैं सिंपल तरीके से क्या लिखूंगा, नाउ अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, नाउ अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को अप्लाई करवा दिया जाएगा। तो मैं सिंपल वे में इसको ऊपर शिफ्ट कर देता हूं और यहाँ पे लिख देते हैं कि नाउ अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अच्छा भाई, क्या लिखेंगे भैया, नाउ नाउ एज वी नो डेट, नाउ एज वी नो डेट। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि क्वेश्चन की लॉजिक बड़े मजे की थी। तो नाउ एज वी नो डेट
हमें मालूम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये होता है सिंपल तरीके से I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन u इंटू वी इंटू डी एक्स के बराबर। अब देखो बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या कहता है, बाय पार्ट्स का फॉर्मूला कहता है u वाली टर्म को एज इट इज लिखो, इंटीग्रेशन v पे अप्लाई कर दो, नेगेटिव का साइन अप्लाई करो, इंटीग्रेशन का सिंबल लो, डेरिवेटिव अप्लाई करो u वाली टर्म के ऊपर, इंटीग्रेशन अप्लाई करो v वाली टर्म के ऊपर, और बाहर एक dx का dx एज इट इज आ जाएगा। ये हमारे पास होता है बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। अब हमने सिंपल बाय पार्ट्स के फॉर्मूले को अप्लाई करवाना है, तो बेटा देखो u वाली वैल्यू किसके बराबर थी, x के बराबर थी, और v वाली वैल्यू क्या थी हमारे पास, सेक्स स्क्वायर के बराबर थी। तो सिंपल तरीके से इनको प्लॉट करवा देते हैं। इंटीग्रेशन का सिंबल देखो, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव एज इट इज, u वाली टर्म किसके बराबर है, x के बराबर है। इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, v वाली टर्म किसके बराबर है, सेक्स स्क्वायर x के बराबर है, इंटू dx का dx और बाहर dx का dx। अब क्या करेंगे भाई, इसको सिंप्लीफाई करवा सकते हैं कैसे, कि देखो यहां पर आ गया x का x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर क्या होता है। देखो बेटा सेक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन में फॉर्मूला क्या होता है, सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला क्या था, हमने सिंप्लीफाई किया था, टेंजन x के बराबर होता है। वी नो दिस थिंग ऑल्दो, वही सेक्स स्क्वायर का सिंपल इंटीग्रेशन में फॉर्मूला क्या होता है, टेंजन x के बराबर होता है, माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का सिंबल, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 होता है, और देखो सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला क्या था, ये था टेंजन x के बराबर बाय dx का dx। अब देखो क्या आ गया, ये आ गया x इंटू टेंजन एक्स का टेंजन एक्स माइनस का टेंजन एक्स की, बेटा इंटीग्रेशन ऑफ टेंजन एक्स किसके बराबर होता है, इंटीग्रेशन ऑफ टेंजन एक्स हमारे पास बराबर होता है सिंपल तरीके से ln sec x के, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, ln sec x आ गया। अच्छा अगर आप किताब में देखोगे ना, वहां पे कुछ और लिखा होगा, वहां पे आप देखोगे वहां पे लिखा होगा ln cos x, यानी कि कुछ क्वेश्चंस के अंदर लिखा होगा ln cos x, आप परेशान हो जाते हो। देखो इसमें परेशान होने की बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ। मेरा बेटा इंटीग्रेशन ऑफ टेंजन एक्स के दो आंसर होते हैं, एक होता है ln sec x पॉजिटिव का, एक होता है नेगेटिव का ln cos x। उसके पीछे लॉजिक क्या होती है कि देखो इंटीग्रेशन, जब हम टेंजन x की इंटीग्रेशन लेते हैं ना, तो इसका आंसर ओरिजिनली होता क्या है, ln sec के बराबर होता है पॉजिटिव के अंदर। मगर हमारे पास हमें मालूम है कि यार बेटा देखो sec का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, sec किसके बराबर होता है, sec बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाय cos x के। और अब देखो ये क्या बन गया, ln 1 डिवाइडेड बाय cos x। तो भैया ln की प्रॉपर्टी होती है, कभी भी दो टर्म्स डिवाइड हो रही है और पहले ln आ जाए, तो ln बेसिकली ऊपर वाली टर्म पे अलग अप्लाई होगा, नीचे वाली टर्म पे अलग अप्लाई होगा, और बीच में साइन आ जाएगा नेगेटिव का। और ln 1 बराबर होता है दुनिया में जीरो के, तो आंसर क्या आ गया, नेगेटिव का ln cos x। तो याद रखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ टेंजन x का एक और आंसर क्या होता है, नेगेटिव का ln cos x। ये बेसिक शॉर्टकट्स हम लोग अपने पर्टिकुलरली एप्टीट्यूड में बहुत पढ़ाते हैं कि भाई देखो ये एप्टीट्यूड की शॉर्टकट्स होती हैं, याद रखिएगा जहन में। तो भाई देखो सिमिलरली यहाँ पे क्या बन जाएगा, इधर हो जाएगा x का x इंटू टेंजन x का टेंजन x माइनस का साइन। तो भाई हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ टेंजन एक्स का एक और फॉर्मूला क्या होगा, ये होता है नेगेटिव का ln cos x। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का ln cos x, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का c एडिटिस का एडिटिस। तो ये फाइनली हम लोगों ने बाय पार्ट्स वाले कॉन्सेप्ट का आंसर निकाल लिया। अब मैं इस बाय पार्ट्स वाली वैल्यू का आंसर को इक्वेशन नंबर 1 में प्लॉट करवा दूंगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या कर लिया, फाइनली इस बाय पार्ट्स वाली वैल्यू का आंसर फाइनली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ऊपर सॉल्व कर लिया। यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ऊपर हम लोगों ने फाइनली अपना आंसर निकाल लिया, तो इसको प्लॉट करवा दूंगा। तो क्या लिखूंगा, नाउ इक्वेशन अल्फा बिकम्स, नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, नाउ इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स। तो भाई देखो ये बाय पार्ट्स वाली वैल्यू की जगह पे बाय पार्ट्स की वैल्यू डाल दी जाएगी, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा x इंटू टेंजन x इंटू टेंजन x प्लस का ln cos x, यहां तक डाल दिया। आगे क्या था, आगे माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज का एज इट इज, और प्लस का सी मैं आखिर में लगा दूंगा। ये फाइनली मेरे कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये फाइनली हमारे कंप्लीट क्वेश्चन का क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। और यही क्वेश्चन का आंसर हमारा है फाइनली। तो इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिएगा भाई, इंपॉर्टेंट लॉजिक थी। देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया, मजे की लॉजिक थी कि आपको क्वेश्चन गिवन था x डिवाइडेड बाय cot स्क्वायर x, आपने सबसे पहले इसको क्या कर लिया, सिंपलीफाई करा, 1 बाय cot बराबर होता है टेंजन x के। नाउ यू नो दिस पर्टिकुलर थिंग कि यार 1 बाय cot जो होता है ये बराबर होता है किसके, ये बराबर होता है हमारे पास टेंजन के। मगर अब मेरे पास इंटीग्रेशन x और टेंजन स्क्वायर x पे अप्लाई हो रही थी। हमें ये बात मालूम है कि भैया डायरेक्टली इंटीग्रेशन में कभी भी टेंजन स्क्वायर के लिए फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स डायरेक्टली अप्लाई करता तो सॉल्व नहीं कर सकता था, सॉल्व करना मुश्किल तरीन बन जाता। तो हमने इसका शॉर्टकट क्या निकाला कि भाई ऊपर ही हम लोगों ने टेंजन एक्स को, टेंजन स्क्वायर एक्स को सिंपलीफाई करवा दिया। कैसे, पाइथागोरस रिलेशन के ऊपर कि भाई टेंजन स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस
-1 के ऊपर सिंप्लीफाई करवा दिया, तो इससे हमारे पास वैल्यू सिंप्लीफाई हो गई। तो यहाँ पे जब ब्रैकेट ओपन करवाया तो एक टर्म बन गई x इंटू सेक्स स्क्वायर, दूसरी बन गई सिंपल x का x। तो अब फाइनली क्वेश्चन को सॉल्व करवाना हमारे लिए निस्बतन बड़ा आसान बन गया और सॉल्व बड़ी इजीली हम लोग करवा सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल सी बात है ना भैया। अब मेरे पास ये वाली टर्म एक अलग बन गई थी और इंटीग्रेशन ऑफ x मैंने अलग ले ली, तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ही ईजी बन गया था। इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन क्या हो गया, आराम से सॉल्व हो गया कि हम लोगों ने सिंपल बाय पार्ट्स वाली टर्म का अलग से आंसर निकाला, उसको लाके इक्वेशन नंबर 1 में प्लॉट करवा दिया, तो मेरा फाइनल आंसर आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया बेटा, सॉल्व हो जाएगा। सेम पैटर्न पे सॉल्व किया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है ना, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा है। सिंपल एग्जामिनर कह रहा है x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स, तो भाई ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी इतने पार्ट को तो हमने ऑलरेडी ऊपर भी सॉल्व किया था। मतलब ये, मतलब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर मजाक कर रहा है। सिंपल क्या कह रहा है, x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स की वैल्यू बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 तो हम लोगों ने ऑलरेडी पार्ट नंबर 3 में सॉल्व किया हुआ है, तो मेरे ख्याल में इसको तो बताने की नीड ही नहीं पड़नी चाहिए भाई। ये देखो पार्ट नंबर 4 जो कह रहा है एग्जामिनर, इंटीग्रेशन x इंटू सेक्स स्क्वायर बताओ। अरे ये तो ऊपर ही हम लोग अभी सॉल्व करके आए हैं, ये क्वेश्चन तो अभी हम लोगों ने ऊपर पार्ट नंबर 3 के साथ ही सॉल्व कर लिया ना एक तरीके से। तो कैसे सॉल्व करोगे भाई, ये u बन जाएगा, जाहिर सी बात है, और ये वाली टर्म v बन जाएगी। सिंपल तरीके से बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करोगे और ये आपका आंसर यहाँ पे डायरेक्टली, ये जो आंसर आ रहा है ना, यही आंसर आपका आ रहा होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, ये पार्ट नंबर 4 जो आ रहा है, ये देखो हम लोगों ने ऑलरेडी इसको ऊपर हमने बना के सॉल्व कर लिया था, तो एक ही चीज आ रही है, तो मैं डायरेक्टली आगे मूव कर लेता हूँ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, ये आ रहा है इंटीग्रेशन 5x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 2x। बिल्कुल पार्ट नंबर 3 जैसा क्वेश्चन आ रहा है, इसको मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सबसे पहला काम क्या करोगे, इसको i के बराबर सपोज करोगे। क्वेश्चन गिवन है इंटीग्रेशन 5x का 5x, नीचे डिवीजन के अंदर मेरे पास आ रहा है साइन स्क्वायर 2x इंटू dx। तो बेटा देखो सबसे पहले काम क्या करना है, सबसे पहले नंबर के ऊपर तो देखो मुझे पता है कि भाई ये दो टर्म्स डिवाइड हो रही है, तो हम बाय पार्ट्स पे अगर सॉल्व करें तो डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, बल्कि क्या करूंगा मैं, इसको 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1 बाय साइन बराबर होता है कॉसेक के, तो इट शुड बिकम कॉसेक स्क्वायर 2x इंटू dx का dx। अब देखो मेरे पास ये फाइनली दो टर्म्स बन गई। एक बन गई ये वाली टर्म, इसको मैं u कह दूंगा, इस वाली टर्म को हम लोग v कह देंगे। सही है ना बेटा, हमने डायरेक्टली कर दिया। अब देखो cosec स्क्वायर को मैंने डायरेक्टली v इसलिए कहा है क्योंकि cosec स्क्वायर का डायरेक्टली फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है इंटीग्रेशन में। अगर यहाँ पे मेरे पास साइन स्क्वायर होता या कोई ऐसी वैल्यू होती इसका डायरेक्टली फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसको भी मैं ब्रेक करवाना पसंद करता। यानी कि लेट सपोज अगर कॉट स्क्वायर यहाँ पे बन रहा होता, यहाँ पे मेरे पास क्या बन रहा होता, कॉट स्क्वायर, तो फिर मेरी कोशिश क्या होती है, उस कॉट स्क्वायर को ब्रेक करवा के cosec स्क्वायर में कन्वर्ट करवाऊं, क्योंकि cosec का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं होता। सिमिलरली सेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, टेंजेंट स्क्वायर का फॉर्मूला इंटीग्रेशन में एग्जिस्ट नहीं करता। तो भाई यहाँ पे डायरेक्टली 1 बाय साइन स्क्वायर गिवन था, तो cosec स्क्वायर बन गया, तो मेरे पास विद इन सेकंड्स के अंदर यहाँ पे क्या आ गया भैया, cosec स्क्वायर आ गया। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल u और v को कंसीडर करवा के सिंपलीफाई करवा लेंगे, कोई मसले की बात नहीं है भैया। तो क्या बन जाएगा, देखो सिंपल तरीके से हम क्या कहेंगे, मैं u वाली टर्म किसे कंसीडर करूंगा, मैं कहूंगा लेट u इज इक्वल टू 5x, इसका सिंपल लिखूंगा टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास du बाई dx की वैल्यू आ जाएगी, 5x का डेरिवेटिव होता है 5 के बराबर, ये इसका आंसर आ गया। सिमिलरली हम लोग v वाली टर्म कंसीडर करेंगे किसके बराबर, मैं कहूंगा कि भैया लेट v इज इक्वल टू, आपने स्टेप बाय स्टेप करना है अलग लाइन से, मैं सामने करके दिखा रहा हूं ताकि आपके लिए बात क्लियर हो जाए। लेट v इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे लेट v इज इक्वल टू cosec स्क्वायर 2x। देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे मेरे पास cosec स्क्वायर v वाली टर्म की हमेशा इंटीग्रेशन ली जाती है, तो इंटीग्रेशन को अप्लाई कर देंगे। तो भाई इंटीग्रेशन को अप्लाई करेंगे, मगर इंटीग्रेशन अभी डायरेक्टली अप्लाई कर नहीं सकते, क्योंकि देखो हमारे पास एंगल का बाहर डेरिवेटिव नहीं है। इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, एंगल का बाहर डेरिवेटिव होना कंपलसरी होता है, तो अभी हम लोगों ने बाहर पहले डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो कैसे लेंगे बेटा, देखो बहुत सिंपल है। मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैं इसको कह दूंगा कि भैया देखो cosec स्क्वायर 2x की इंटीग्रेशन उस वक्त अप्लाई कर सकते हैं जब एंगल का बाहर डेरिवेटिव हो, तो पहले एंगल का बाहर डेरिवेटिव कंप्लीट करवा लिया जाएगा। जब एंगल का बाहर डेरिवेटिव आ जाएगा तो उसके बाद हम लोग फाइनली यहाँ पे कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर लेंगे। देखो हाफ का हाफ एज इट इज, cosec स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला क्या होता है, देखो cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन के अंदर फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है। cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन के अंदर फॉर्मूला किसके बराबर होता है भाई, cosec स्क्वायर की इंटीग्रेशन बराबर होती है नेगेटिव के कॉट के, और जो भी cosec स्क्वायर का एंगल आ रहा था वो एंगल सेम यहाँ पर आ जाएगा, तो ये मेरे इंटीग्रेशन का भी आंसर आ गया। अब डायरेक्टली मैं क्या करूंगा, बाय पार्ट्स को अप्लाई करने पे चला जाऊंगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को अप्लाई कर देंगे। तो बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को कैसे अप्लाई करेंगे, कि भाई देखो मैं यहाँ पे डायरेक्टली बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, तो मैं लिखूंगा एज वी नो दैट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इज इक्वल टू यू इंटू वी, फिर यू फॉर्मूला पूरा लिखूंगा। तो मैं डायरेक्टली आपको करके दिखा देता हूँ कि देखो सिंपल तरीके से u वाली टर्म को एज इट इज लिखा जाएगा। u वाली टर्म क्या थी, 5x के बराबर थी, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन v वाली टर्म हमारे पास किसके बराबर है, ये बराबर है cosec स्क्वायर 2x के, नेगेटिव का साइन, इंटीग्रेशन का सिंबल, डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे किसका, डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया जाएगा u वाली टर्म का, इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी किसके ऊपर, v वाली टर्म के ऊपर। तो v वाली टर्म
क्या है, cos x स्क्वायर 2x के बराबर है। और बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे, आगे फिर dx का dx है। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करवाओगे, देखो बेटा 5x का 5x यहाँ पर एज इट इज रहेगा। cos x स्क्वायर 2x की इंटीग्रेशन क्या होती है भाई, इसीलिए सॉल्व कर लेते हैं हम लोग पहले, ताकि हमारे लिए बाद में कोई मुश्किल ना बने। तो cos x स्क्वायर 2x की इंटीग्रेशन होती है नेगेटिव के cot 2x डिवाइडेड बाय 2 की। आगे नेगेटिव का साइन एज इट इज, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, 5x का डेरिवेटिव होता है 5 के बराबर। cos x स्क्वायर 2x की इंटीग्रेशन क्या होती है, cos x स्क्वायर 2x की इंटीग्रेशन अगेन आ गई भाई, किसके बराबर होती है, ये बराबर होती है नेगेटिव के cot 2x डिवाइडेड बाय 2k। और बाय dx का dx एज इट इज, इसको एक दफा सिंप्लीफाई करके लिख दो पहले तो। क्या बन जाएगा, सिंप्लीफाई करके इसको एक दफा जब लिख देंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, देखो भाई बहुत सिंपल सी चीज बन जाएगी। यहाँ पे एक साथ तरीके से पहले सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, फिर इंटीग्रेशन फर्दर अप्लाई करवाएंगे। तो देखो ये जो नेगेटिव साइन आ रहा है और 2 आ रहा है, इसको बाहर निकाल देते हैं। तो ये बन जाएगा नेगेटिव का 5x डिवाइडेड बाई 2। आगे क्या है, आगे आ रहा है सिंपल cot 2x का cot 2x माइनस का साइन। देखो ये नेगेटिव साइन जब बाहर जाएगा तो इस नेगेटिव साइन को खत्म कर देगा, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन गया प्लस। और ये 5/2 को भी बाहर निकाल देंगे। इंटीग्रेशन सिंपल किस पे अप्लाई हो जाएगी, इंटीग्रेशन सिंपल अप्लाई हो जाएगी cot 2x इंटू dx के ऊपर। अब भैया सिंपल तरीके से सॉल्व करवा लिया जाएगा, कैसे सॉल्व करवाएंगे आपको भी पता है, हमें भी पता है भैया। क्या बन जाएगा बेटा, देखो ये हो जाएगा नेगेटिव का 5x डिवाइडेड बाई 2 इंटू cot 2x का cot 2x प्लस का 5/2 का 5/2। अब देखो cot का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला हम सबको पता है किसके बराबर होता है, ln sec x के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, ln sin x के बराबर होता है। मगर यहाँ पे हम डायरेक्टली तो अप्लाई नहीं कर सकते ln sin को, क्यों, क्योंकि देखो अभी एंगल का बाहर डेरिवेटिव नहीं है ना। तो भाई देखो डेरिवेट इंटीग्रेशन के अंदर इस चीज का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि भाई अप्लाई करवा सकता हूं नहीं करवा सकता, क्योंकि मुझे पता है कि यार कॉट का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला तो होता है, मगर उस वक्त तक अप्लाई नहीं कर सकते जब तक कि बाहर एंगल का डेरिवेटिव ना हो। अब देखो 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 के बराबर, बाहर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेकर आओगे। तो बेटा यहाँ पे सिंपल तरीके देखो, 2 से डिवाइड करवाया, 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, ताकि क्या बन गया cot 2x इंटू 2 इंटू dx। अब फाइनली हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन को अप्लाई करवाएंगे। तो क्या बन गया, देखो ये हो जाएगा नेगेटिव का 5x/2 इंटू cot 2x का cot 2x प्लस का 5 का 5 एज इट इज, 2 2 जार क्या होता है 4 के बराबर। और यहाँ पे देखो भैया, यहाँ पे सिंपल तरीके से ये हो जाएगा cot 2x इंटू 2 इंटू 2x, है ना। अब देखो हम लोगों ने यहाँ पे सिंपल लेकर आ गए ना। अब फाइनली मैं इंटीग्रेशन को अप्लाई करवा सकता हूँ। तो इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई हो जाएगी भाई, बहुत सिंपल सी बात है। इंटीग्रेशन को कैसे अप्लाई करेंगे, देखो cot का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला ये होता है ln साइन का साइन, और जो भी cot का एंगल आ रहा था वो एज इट इज साइन का भी एंगल आ जाएगा। प्लस के सी के साथ ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा, प्लस के सी के साथ मेरा बेटा ये क्या आ जाएगा, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन हमारा विद इन सेकंड्स के अंदर सॉल्व हो जाएगा। तो ये मुझे बताओ इस क्वेश्चन में क्या मसले की बात है। देखो मैंने इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप नहीं करवाया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन बाय पार्ट्स के स्टेप बाय स्टेप करवा चुका हूं। सबसे पहला काम क्या करा, क्वेश्चन को एडिट एक बार लिखना है। सेकंड स्टेप के अंदर आप u वाली टर्म और v वाली टर्म को क्लासिफाई कर दोगे। 1/sin स्क्वायर बराबर होता है cos x स्क्वायर के, तो u मेरे पास क्या है 5x, v मेरे पास बराबर है cos x स्क्वायर के। तो अब तरीके से लिखोगे लेट u इज इक्वल टू 5x, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव को अप्लाई करवाओगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में डेरिवेटिव लोगे, फिर v वाली टर्म को कंसीडर करवाओगे cos x स्क्वायर के बराबर, लिखोगे अप्लाइंग इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। सिंपल तरीके से यहाँ पे इंटीग्रेशन को अप्लाई करवाओगे, आंसर ले लोगे। फिर बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करवाओगे, एज वी नो डेट करते हुए बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लिखोगे, फिर u और v की वैल्यूज को फिर सब्स्टिट्यूट करवाओगे। फिर फाइनली नेक्स्ट स्टेप में जाके इंटीग्रेशन वैल्यूज को प्लॉट करवाओगे। जो काम अभी तक करते हुए आए हैं, सिंपल काम किया, क्या मुश्किल है इसमें। cos x स्क्वायर 2x का सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करवा दिया, यहाँ पे सिंपल डेरिवेटिव ले लिया, फिर cos x स्क्वायर 2x का फॉर्मूला अप्लाई करवा दिया। सिंप्लीफिकेशन करोगे, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो वैल्यू बनती है cot 2x आ रहा था, तो cot 2x की इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं ले सकते, तो फिर एंगल का डेरिवेटिव लिया और सिंप्लीफाई करवा के क्वेश्चन फाइनली हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो मुझे बताइए इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई मसले की बात, कोई परेशानी की बात, कोई चिंता की बात, बताओ भाई बात पल्ले पड़ती है कि नहीं पड़ती है। इस क्वेश्चन आ रहे, इस क्वेश्चन को मार्क कर लो। ये वाले क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इन क्वेश्चंस के अंदर अगर आप और करो तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 में भी यही काम हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर भी इस तरह एक और क्वेश्चन में काम हो रहा है कि आपको एक ही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन गिवन होगा, आपको एक ही पर्टिकुलर फंक्शन गिवन है और आपसे कहा जाता है इसको बाय पार्ट्स के ऊपर सॉल्व करना है। और ऐसा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन गिवन है जिसका इंटीग्रेशन में फॉर्मूला भी एग्जिस्ट करता है। यानी कि ऐसा भी नहीं है कि इंटीग्रेशन में फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो हम डायरेक्टली उसको यू कंसीडर कर लें और वन के साथ वी कंसीडर करवा लें। तो अब देखो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट आ रहा है कि मेरे पास एक ऐसा क्वेश्चन एग्जिस्ट कर रहा है जिसका इंटीग्रेशन के अंदर फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की लॉजिक क्या होगी कि पहले हम डायरेक्टली इसको सपोजिशन पे सॉल्व करवाया करेंगे। यानी कि देखो बेटा, हमारे पास ओरिजिनली क्वेश्चन आ रहा है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का
इंटीग्रेशन आगे गिवन है कॉस का कॉस अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की लॉजिक क्या है। सॉल्व करने की लॉजिक ये है कि मैं बहुत ही आराम से बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे लिखूंगा लेट y इज इक्वल टू, यानी कि देखो जो भी मेरा ये एंगल आ रहा है ना, मैं इसको सपोज करवा लूंगा, मैं इसको दो फंक्शंस के अंदर ब्रेक डाउन करवाने के काम करूंगा कि भाई मैं क्या कहता हूं, लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, और सिंपल तरीके से डेरिवेटिव लेने पे चला जाता हूं। अब मुझे देखो ये बात मालूम है कि भाई अगर मैं इसको y को यहाँ पे यानी कि अंडर रूट एक्स को मैंने y कंसीडर कर लिया फॉर एग्जाम्पल, तो भाई मैं सिंपल तरीके से इसका डेरिवेटिव लेता हूं तो क्या बन जाएगा, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल dy बाई डी एक्स। और अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये होता है 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स, और फिर x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से क्या होता है, 1 के बराबर होता है। यानी कि आसान तरीन भाषा में ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल तरीके से हमारे पास dx यहाँ पे देखो डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि देखो मेरे पास यहाँ पे dy की वैल्यू किसके बराबर आ सकती है, dy की वैल्यू बन जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट एक्स इंटू dx। तो भाई ये मेरे पास एक स्टेटमेंट फॉर्म हो गई, एक चीज तो मेरे पास ये आ गई। सब हम लोग क्या करेंगे, तमाम वैल्यूज को उठा के इक्वेशन नंबर अल्फा में प्लॉट कर देते हैं। यानी कि देखो हमारे पास एक ही चूंकि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन गिवन है और उसके ऊपर एग्जामिनर कहता है बाय पार्ट्स पे सॉल्व करो, और वो भी ऐसा फंक्शन आ रहा है जिसका इंटीग्रेशन में फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। तो सॉल्व करने का शॉर्टकट क्या है कि भाई मेरे पास जो भी उसका एंगल आ रहा था ना, मैंने उसको एक फंक्शन पे सपोज करवा लिया और फिर सिंपल डेरिवेटिव अप्लाई करके dy की वैल्यू भी निकाल ली। अब देखो काम क्या करेंगे, अब मैं इक्वेशन नंबर अल्फा में इन तमाम वैल्यूज को प्लॉट करवाता हूं, i का i इंटीग्रेशन cos का cos एज इट इज। देखो अंडर रूट एक्स को मैंने किसके बराबर सपोज किया है, y के बराबर, तो इस रूट एक्स की जगह पे तो y आ जाएगा। और देखो dx को भी चेंज करवाएंगे क्योंकि हम वेरिएबल चेंज करें, तो dx की जगह पे क्या आएगा, देखो ये टर्म यहाँ पे डिवाइड हो रही है, वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो मेरे पास dx की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, dx की वैल्यू होगी बेसिकली 2 अंडर रूट एक्स इंटू डी वाई। देखो यहाँ पे मैं डायरेक्टली dx की वैल्यू नहीं प्लॉट कर सकता ना, क्योंकि dx की जगह पे वैल्यू डाल ली है। तो dx की जगह वैल्यू किसके बराबर आएगी, 2 रूट एक्स इंटू डी वाई। तो यानी कि इस dx की जगह पे मैं क्या रख सकता हूं, इस dx की जगह पे आ जाएगा 2 रूट एक्स इंटू डी वाई का dy। और हमें मालूम है कि भैया रूट एक्स क्या था, रूट एक्स को हमने y के बराबर सपोज किया है। तो इन अदर वर्ड्स मेरा क्वेश्चन क्या बन गया, ये बन गया cos y का cos y, 2 रूट एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, 2y बन जाएगा इंटू डी वाई का dy। देखो ये क्या काम करा, सिंपल सा काम करा, ये काम अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं। देखो सिंपल तरीके से हम लोगों ने रूट एक्स को कंसीडर करवाया y के बराबर, सिंपल डेरिवेटिव लिया और यहां से मेरे पास dy की एक वैल्यू आ गई, सही है ना, dy की वैल्यू आ गई। अब तमाम वैल्यूज को उठा के इक्वेशन नंबर अल्फा में डालें, सबसे पहले रूट एक्स को चेंज करवाया। अब देखो ये जो dx आ रहा है, dx की जगह पे पूरी वैल्यू नहीं डाल सकते, तो हमने क्या करा, यहां से पहले dx की वैल्यू को बनाया। dx की वैल्यू को कैसे फॉर्म करा कि देखो भाई मैंने सिंपल तरीके से dx को इधर भेज दिया और ये वाली टर्म जो यहाँ पे डिवाइड होती है मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो dx की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2 रूट एक्स dy के बराबर आ गई। तो dx की जगह पे ये पूरी की पूरी वैल्यू आ गई। अब मुझे मालूम है कि अंडर रूट एक्स को मैंने ऑलरेडी y के बराबर सपोज किया हुआ है, तो इस रूट एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। इस तरीके से फाइनली हमारे दो फंक्शंस बन गए। एक फंक्शन मेरा क्या बन गया, एक टर्म मेरे पास आ गई 2y, दूसरी टर्म मेरे पास आ गई cos y। तो अब देखो ये एक एल्जेब्रिक टर्म है, एक ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म है, तो जो एल्जेब्रिक टर्म होगी उसको u कंसीडर किया जाएगा और जो ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म होगी उसको v कंसीडर किया जाएगा। ये इस क्वेश्चन की खाली खास बात थी, यहां तक पहले सिंप्लीफिकेशन करना। जिस बच्चे को ये सिंप्लीफिकेशन नहीं आई वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। देखो सिर्फ मुश्किल चीज इस क्वेश्चन के अंदर खाली यही लॉजिकल चीज थी, और तो बाकी सारी चीजें बड़ी आसान है, बाकी कोई चीज मुश्किल नहीं है। भाई ये वाले क्वेश्चन पेपर में बड़े आते हैं कि जहां बच्चा कंफ्यूज हो जाए। देखो क्या लॉजिक है, इस क्वेश्चन को पहचानोगे कैसे, पहचानोगे कि ऐसे कि एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन गिवन है, उसमें कोई ऐसा फंक्शन आ रहा है, कोई भी फंक्शन आ रहा है मगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एक ही गिवन है, आपसे एग्जामिनर कह रहा है बाय पार्ट्स के मेथड पे सॉल्व करना है, और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी एक ऐसा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है। तो बेटा देखो इसको ब्रेक डाउन कैसे किया जाएगा, इसको सिंपल तरीके से ब्रेक करेंगे कि भाई हमने क्या करा, हमारे पास जो उस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एंगल आ रहा था उसको हमने एक वैल्यू पे सपोज करवाया और सिंपलीफाई करके हम लोगों ने उसको दो टर्म्स में कन्वर्ट अप कर लिया। अब फाइनली सॉल्व करना तो बहुत ही आसान है कि भाई सिंपल वे में सेम पैटर्न के ऊपर जाएंगे कि जो एल्जेब्रिक टर्म आ रही है उसको u के बराबर सपोज करवा लोगे तो क्या बन जाएगा, लेट u इज इक्वल टू 2y। अब देखो चूंकि मैंने अपनी इंटीग्रेशन y की रिस्पेक्ट हर जगह पे अप्लाई करनी है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो डेरिवेटिव भी किस रिस्पेक्ट से अप्लाई करेंगे, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि फंक्शन यहाँ पे y का है ना। तो बेटा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा फाइनली du इंटू डी वाई। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा y की रिस्पेक्ट से 2y के ऊपर। तो भैया 2y का डेरिवेटिव क्या होगा, y की रिस्पेक्ट से 2 के बराबर होगा। तो मेरे पास इंटू डी यू बाई डी वाई की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, v वाली टर्म के ऊपर अपने इंटीग्रेशन को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा लेट
v इज इक्वल टू कॉस वाई, लेट v इज इक्वल टू कॉस वाई। v वाली टर्म के ऊपर हमेशा इंटीग्रेशन को अप्लाई किया जाता है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन को अप्लाई कर दिया जाएगा। तो भैया देखो सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, कॉस का इंटीग्रेशन के अंदर फॉर्मूला क्या होता है, हम सबको ये बात मालूम है। कॉस का इंटीग्रेशन के अंदर फॉर्मूला होता है पॉजिटिव का साइन वाई। तो इस तरीके से हम लोगों ने सिंपल अपनी इंटीग्रेशन को भी अप्लाई कर दिया। अब क्या स्टेप करेंगे, अब सिंपल वे में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो मैं डायरेक्टली यहां पे ले जाता हूं और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूले को अप्लाई कर देता हूं। तो क्या लिखेंगे, एज वी नो डेट कि भाई हमें बात मालूम है, एज वी नो डेट इंटीग्रेशन बाय पार्ट किसके बराबर होता है। देखो बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला होता है u इंटू वी इंटू डी एक्स। तो भैया देखो u का u एज इट इज आ जाएगा, इंटीग्रेशन v वाली टर्म के ऊपर अप्लाई होगी, माइनस का साइन अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन का सिंबल लेंगे, डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे u वाली टर्म के ऊपर, इंटीग्रेशन इज ऑन v वाली टर्म और बाहर dx का dx एज इट इज, और फाइनली अपने बाय पार्ट्स के फॉर्मूले को अप्लाई करवा देना है। तो बेटा देखो u वाली वैल्यू किसके बराबर है, 2y के बराबर है, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन v वाली वैल्यू किसके बराबर है, अरे भाई v वाली वैल्यू हमारे पास थी cos y के बराबर इनटू, अच्छा फॉर्मूला भी यहाँ पे वैसे बाय द वे dy की रिस्पेक्ट से अप्लाई होगा, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बेटा नॉर्मल सी बात है ना, हमने अपना वेरिएबल जो अप्लाई करना है वो ऑब्वियसली y की रिस्पेक्ट से करना है, तो फॉर्मूला भी y की रिस्पेक्ट से अप्लाई होगा। छोटी सी बात है मगर इसका ख्याल रखिएगा, देखे मैंने जल्दबाजी के अंदर x लिख दिया था यहाँ पे हर जगह पे, y की रिस्पेक्ट से फॉर्मूला अप्लाई करें, क्योंकि देखो इंटीग्रेशन भी हम लोग y की रिस्पेक्ट से अप्लाई कर रहे हैं ना, नॉर्मल सी बात है, तो फॉर्मूला सिंपल y की रिस्पेक्ट पे चेंज हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव किस पे अप्लाई होगा, u वाली टर्म के ऊपर, तो u वाली टर्म किसके बराबर थी भैया, 2y के बराबर थी, इंटीग्रेशन v पे अप्लाई हो रहा है, v इज बेसिकली cos y इंटू डी वाई का dy, बाहर भी एक dy आ जाएगा। सिंप्लीफाई से आप करवाओगे तो क्या बन जाएगा, देखो 2y का 2y, cos y की इंटीग्रेशन क्या होती है, ये होती है पॉजिटिव का साइन y, फिर नेगेटिव का साइन, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, 2y का डेरिवेटिव क्या होगा 2 के बराबर, और cos y की इंटीग्रेशन क्या होगी बेटा, ये बराबर होगी सिंपल, cos y की इंटीग्रेशन बराबर होती है हमारे पास साइन के बराबर, cos का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला क्या होता है साइन के बराबर, और एंगल का एंगल एज इट इज आ जाएगा इनटू dy का dy। अब फाइनली साइन y की आप इंटीग्रेशन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2y इंटू साइन y का साइन y, 2 कांस्टेंट वैल्यू है उसको उठा के पहले लिख दोगे, इंटीग्रेशन सिंपल साइन y पे अप्लाई होगी, तो साइन y का इंटीग्रेशन में क्या फॉर्मूला होता है, देखो साइन का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला होता है नेगेटिव का कॉस, और जो भी एंगल आ रहा है उस एंगल को एज इट इज एक बार लिख देंगे, आंसर आ गया। मगर ये फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि देखो ओरिजिनली क्वेश्चन के अंदर आपको y थोड़ी गिवन था, हमें तो अंडर रूट एक्स गिवन था, तो जहां जहां y आ रहा है उसको वापस रिप्लेस बैक करवाएंगे y की ओरिजिनल वैल्यू को। तो क्या लिखेंगे लास्ट में, रिप्लेसिंग बैक द वैल्यू ऑफ y, रिप्लेसिंग बैक द वैल्यू ऑफ y, रिप्लेसिंग बैक द वैल्यू ऑफ y, लास्ट में y की वैल्यू को रिप्लेस बैक करवा दिया जाएगा। तो बेटा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा i इज इक्वल टू 2 का 2 एज इट इज, y की जगह पे अंडर रूट एक्स आ जाएगा जहां जहां y आ रहा है, इंटू साइन का साइन y की जगह पे अंडर रूट एक्स आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या बन गया प्लस का 2, कॉस का कॉस एज इट इज, और y की जगह पे क्या आ जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस का c। ये फाइनली इस क्वेश्चन का क्या होगा बेटा, आंसर होगा। देखो कैसे सॉल्व करने की लॉजिक है, आपको चूंकि एक ही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन गिवन है ना, आपको एक ही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन गिवन है, इसीलिए हम लोगों ने एक बेसिक कॉन्सेप्ट को अप्लाई करा कि हमने उसके एंगल को सिंप्लीफाई करवा दिया, उसके एंगल को पहले y पे सपोज किया ताकि उसको दो टर्म्स के अंदर ब्रेक डाउन किया जा सके, फिर बाय पार्ट्स के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करा, और सिंपल तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्व हो जाएगा। बाकी तो सेम चीज ही आ रही है, लास्ट में हाँ ये जो वैल्यू रिप्लेस करवानी लाजमी है कि भाई जो वैल्यू आपने सपोज करवाई थी लास्ट में ऑब्वियसली उसके ओरिजिनल आंसर को प्लॉट करवाओगे, तो सिंपल तरीके से आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्व होके आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का खाली कॉन्सेप्ट था, सिंपल वे में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 8 क्या कहता है, 3 का पार्ट नंबर 7 सॉरी, हमसे कहता है कि भैया इंटीग्रेशन e की पावर 2x इंटू साइन 2x कहता है। अच्छा तो बेटा अब देखो ये क्वेश्चन नंबर जो पार्ट नंबर 6 है, पार्ट नंबर 7 है, पार्ट नंबर 8 है, पार्ट नंबर 9 है, पार्ट नंबर 10 है, ऑल आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इनको मार्क कर लीजिए, बेतहाशा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस क्वेश्चन में देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कहता है इंटीग्रेशन e की पावर 2x इंटू साइन 2x, कहता है सॉल्व करके बताओ। कैसे सॉल्व करोगे बेटा इस क्वेश्चन को, देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर कॉन्सेप्ट समझिएगा, कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, बाय पार्ट्स के ऊपर सॉल्व करना है, नेचुरल एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट पेपर में बहुत आता है, क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन होता है,
कैसे? कि देखो सबसे पहला काम क्या करोगे, क्वेश्चन को एज इट इज एक दफा कॉपी डाउन कर दो। अब देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर हमने क्वेश्चन को एज इट इज एक दफा कॉपी डाउन कर दिया। अब आपको मालूम है देखो यू क्या होगा, वी क्या होगा, उसके लिए आइलाटे मेथड को यूज किया जाता है। आइलाटे मेथड क्या कहता है कि भाई देखो तुम्हारे पास जो एक्सपोनेंशियल टर्म है ना ये बाद में आ रही है, इसका मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म पहले आती है। तो भाई ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म यानी कि u होगी और एक्सपोनेंशियल टर्म हमारी v होगी। तो यानी कि देखो ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म आ रही है ना बेटा, ये क्या है, v के बराबर है, और ये ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म आ रही है u के बराबर कंसीडर की जाएगी अकॉर्डिंग टू आइलाटे मेथड। सिंपल सी बात है। अब मैं सिंपल वे में क्या करूंगा भैया, सपोजिशन के ऊपर जाऊंगा। सिंपल तरीके से सबसे पहले u वाली टर्म को सपोज करवाएंगे तो क्या लिखेंगे, लेट u इज इक्वल टू साइन 2x। हमें मालूम है u वाली टर्म का क्या लिया जाता है, डेरिवेटिव। तो बेटा यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, देखो u वाली टर्म का डेरिवेटिव लेंगे तो सिंपल तरीके से यहाँ पे लिखेंगे ना भैया कि टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या लिख दोगे, जुमला लिख दोगे। क्या लिखोगे, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल तरीके से du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे भी देखो डेरिवेटिव ले लिया जाएगा किसके ऊपर, साइन 2x के ऊपर। हमें मालूम है भैया साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, देखो साइन का डेरिवेटिव के अंदर फॉर्मूला होता है पॉजिटिव का कॉस, और जो एंगल आ रहा है वो एडिट आ जाएगा, और फिर एंगल का डेरिवेटिव लोगे तो वो 2 के बराबर आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने सिंपल वे में डेरिवेटिव को अप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, अब सिंपल तरीके से जो हमारी वी वाली टर्म है उसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे भाई, लिखेंगे लेट वी इज इक्वल टू ई की पावर 2x। हमें मालूम है भैया वी वाली टर्म पे हमेशा इंटीग्रेशन ली जाती है। तो लिखेंगे यहाँ पे अप्लाइंग इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। देखो प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखोगे, अप्लाइंग इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो इंटीग्रेशन सिंपल तरीके से दोनों टर्म्स पे अप्लाई होगी, दोनों तरफ अप्लाई हो गई। तो भाई e की पावर 2x का इंटीग्रेशन में देखो फॉर्मूला कैसे लिया जाता है, इंटीग्रेशन के अंदर नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला हमसे ये कहता है कि भाई इंटीग्रेशन में नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला उस वक्त अप्लाई कर सकते हैं जब पावर में आने वाले फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। तो 2x का डेरिवेटिव पहले लाना पड़ेगा, 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2। तो भाई इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके पहले लेकर आऊंगा, फिर फाइनली फॉर्मूला अप्लाई करवा सकते हैं। तो जरा बात को समझिएगा कि भाई हम लोगों ने क्या करा, सिंपल देखो पावर में जो फंक्शन आ रहा था उसका बाहर डेरिवेटिव कंप्लीट करवा दिया। अब जब ये काम कर दिया तो अब देखो ये बाहर हाफ का हाफ एज इट इज, और e की पावर 2x का इंटीग्रेशन हम अप्लाई करवा सकते हैं। इंटीग्रेशन के अंदर नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला क्या कहता है कि कभी भी आपके पास नेचुरल एक्सपोनेंट के अंदर पावर में आने वाले फंक्शन का अगर बाहर डेरिवेटिव मौजूद है तो आप एक दफा अपने नेचुरल एक्सपोनेंट को एज इट इज लिखोगे प्लस के सी के साथ ही आपका आंसर होगा, क्योंकि आपने पावर में आने वाले फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव कंप्लीट करवा दिया है। तो सिंपल तरीके से हम लोगों ने इंटीग्रेशन बाय नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला अप्लाई करवा दिया। अब फाइनली अपने बाय पार्ट्स के ऊपर मूव करेंगे। तो भाई हमें मालूम है कि हमारे पास u क्या था, v क्या था। तो सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या लिखेंगे, एज वी नो डेट। अब फाइनली बाय पार्ट्स के ऊपर मूव करेंगे, बाय पार्ट्स के फॉर्मूले को अप्लाई करवाएंगे। तो क्या लिखेंगे, एज वी नो डेट। हमें मालूम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये होता है u इंटू वी इंटू डी एक्स। क्या फॉर्मूला होता है भाई, u वाली टर्म को एडिटिव लिखो, इंटीग्रेशन v वाली टर्म पे अप्लाई करो, माइनस का साइन अप्लाई करो, इंटीग्रेशन को लिखो, डेरिवेटिव को अप्लाई करो u के ऊपर, इंटीग्रेशन को अप्लाई करो v के ऊपर, और बाहर dx का dx एज इट इज। अब फाइनली देखो मेरे पास u की वैल्यू किसके बराबर थी भाई, u सपोज किया था sin 2x के ऊपर, और v सपोज किया था e की पावर 2x के ऊपर। तो जहां जहां u आ रहा है वहां पे क्या आ जाएगा भाई, जहां जहां हमारे पास u आ रहा है वहां पे आ जाएगा सिंपल तरीके से sin 2x। तो बेटा क्या बन जाएगा, देखो u की जगह पे आ जाएगा सिंपल sin 2x, और इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन v की जगह पे आ जाएगा e की पावर 2x इंटू dx का dx। नेगेटिव का साइन, इंटीग्रेशन का सिंबल, डेरिवेटिव u पे अप्लाई होगा। देखो डेरिवेटिव का डेरिवेटिव u की वैल्यू किसके बराबर है, u बराबर है sin 2x, ऐसा है ना। इंटीग्रेशन किस पे अप्लाई होगा, v के ऊपर, v बराबर है e की पावर 2x इंटू dx, बाहर भी एक मासूम सा dx मौजूद रहेगा। सिंपल तरीके से बच्चा क्या बन जाएगा, देखो ये हो जाएगा sin 2x का sin 2x। देखो e की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होती है हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसीलिए निकालते हैं ताकि हमें बार बार मुश्किल ना आए। e की पावर 2x की इंटीग्रेशन क्या होती है, 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ई की पावर 2x के बराबर, सही है ना। आगे क्या है, माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। अब देखो साइन 2x का डेरिवेटिव के अंदर फॉर्मूला क्या था भाई, ये होता है हमारे पास 2 इंटू कॉस 2x के बराबर। और e की पावर 2x की इंटीग्रेशन क्या होती है भाई, ये होती है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ई की पावर 2x, और बाहर फाइनली हमारे पास आ जाएगा dx का dx। अब देखो जरा कमाल की बात देखिएगा, चाहो तो इस 2 से बेशक 2 को काट सकते हो, बट अभी काटना मत, मैं आपको एक चीज समझाऊंगा। चलो पहले काट दो, चलो कोई मसला नहीं, इस 2 को हम 2 से क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो भाई हमारे
हमारे पास फाइनल वे के ऊपर क्या बन गया, ये बन गया देखो मेरे पास साइन 2x। अच्छा, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, देखो वो क्या करेंगे, इस 2 से 2 को काट देंगे। बेटा ये वाली नर्सरी क्लास वाली हरकत नहीं करनी, लेजेंड पन नहीं शो करना। मान लिया कि यार आपने क्लास 2 क्लास 3 किसी ट्यूशन वाले बाजी या बाजी से पढ़ी थी, यहाँ पे वो काम नहीं शो करना। बेटा ये 2x यहाँ पे साइन का एंगल है, खुदा इस चीज का ख्याल रखिएगा। तो साइन 2x का साइन 2, ये 2 जो नीचे डिवीजन में आ रहा है इसको मैं पहले लिख देता हूँ, और सिंपल इंटू ई की पावर 2x एज इट इज का एज इट इज, नेगेटिव का साइन। इस 2 से 2 अगर आप काट भी दो तो इंटीग्रेशन किस पे अप्लाई हो रही है, अब cos 2x इंटू ई की पावर 2x इंटू dx के ऊपर। अब जरा बात को पहले तरीके से तहम्मुल से सुनिएगा कि बेटा देखो, अब आपने जब इंटीग्रेशन को अप्लाई करा ना, यहाँ पे इंटीग्रेशन अब किस पे अप्लाई हो रही है, cos 2x इंटू ई की पावर 2x के ऊपर। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या, हमें दोबारा बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा, देखो दोबारा से मेरे पास एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ गया, और दोबारा से मेरे पास नेचुरल एक्सपोनेंट आ गया, और ये जिंदगी भर आता रहेगा क्योंकि ये कंटिन्यूस फंक्शन है दोनों। साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है। सिमिलरली ई की पावर 2x से ई की पावर x, सिंपल आप ई की पावर x भी कंसीडर कर लो कि ई की पावर x नेचुरल एक्सपोनेंट का इंटीग्रेशन में नेचुरल एक्सपोनेंट होता है, उसका इंटीग्रेशन में नेचुरल एक्सपोनेंट होता है, उसका इंटीग्रेशन में नेचुरल एक्सपोनेंट होता है, उसका इंटीग्रेशन में नेचुरल एक्सपोनेंट होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 दफा पहले इंटीग्रेशन लेंगे और उसके बाद हम आई से रेप्लीकेट करवा देंगे। कैसे भी समझाऊंगा कि भाई देखो लेट सपोज हमने यहां तक का काम कर लिया, यहां तक की बात सबको समझ में आती है, अभी परेशान मत हो सर आपने भी क्या बोला सर वो बात क्लियर नहीं। अरे भाई अभी सब समझाऊंगा, सही है ना भैया। न्यू बैच वैसे स्टार्ट हो रहा है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। खैर वापस आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखो अभी हम लोगों ने काम क्या करना है, देखो आइलाटे मेथड के अकॉर्डिंग हमारा जो u वाला फंक्शन होता है वो बेसिकली क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक पहले चूंकि वो आ रहा होता है, और v वाली चीज हमारी इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल चीज कहलाती है। खैर वापस आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, जरा बात समझेंगे। देखो बेटा क्या बनेगा, हमारे पास यहाँ पे क्या मौजूद है, हमारे पास यहाँ पर आ रहा है सिंपल तरीके से 1/2 का 1/2 इंटू साइन 2x का साइन 2x इंटू ई की पावर 2x का ई की पावर 2x नेगेटिव का साइन। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करेंगे, तो बेटा यहाँ पे देखो सिंपल बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करना है। दोबारा कैसे अप्लाई करेंगे, ब्रैकेट्स का लगा इजाफा कर दिया। अब u वाली टर्म को एडिट लिखेंगे, u वाली टर्म क्या है, cos 2x के बराबर है, सही है ना। v वाली टर्म की इंटीग्रेशन लेनी है तो e की पावर 2x की इंटीग्रेशन ली जाएगी। फिर dx का dx एज इट इज, नेगेटिव का साइन एज इट इज। अब क्या काम करेंगे, जरा बात को समझिएगा। देखो इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन u वाली टर्म का डेरिवेटिव लेंगे, तो u वाली टर्म का क्या लिया जाएगा बेटा, डेरिवेटिव लिया जाएगा u वाली टर्म का। और u वाली टर्म क्या है, cos 2x के बराबर है, हमें मालूम है। और इंटीग्रेशन अप्लाई की जाएगी किसकी, v वाली टर्म की। तो भैया v वाली टर्म की इंटीग्रेशन ली जाएगी, और v वाली टर्म बाय द वे क्या है, e की पावर 2x है ना, तो e की पावर 2x की इंटीग्रेशन ली जाएगी, सही है ना मेरा बेटा। और बाहर देखो dx का dx एज इट इज मौजूद है। अब इसको अगर मुझे सिंप्लीफाई करवाना है तो देखो हाफ का हाफ एज इट इज, यहां पर क्या आ जाएगा, साइन 2x इंटू ई की पावर 2x नेगेटिव का साइन। अब देखो बेटा यहाँ पे मेरे पास ब्रैकेट के अंदर क्या है, cos 2x का cos 2x, e की पावर 2x के इंटीग्रेशन क्या होती है, हम ऊपर निकाल चुके हैं ना। e की पावर 2x की इंटीग्रेशन क्या होती है, e की पावर 2x की इंटीग्रेशन हमारे पास होती है सिंपल तरीके से 1/2 इंटू ई की पावर 2x का 2x, आगे माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का सिंबल। cos 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, देखो cos 2x का डेरिवेटिव हमारे पास होगा, cos का डेरिवेटिव में फॉर्मूला होता है नेगेटिव का साइन 2x, और फिर एंगल का डेरिवेटिव 2 का 2 आ गया, सही है ना। और यहाँ पे देखो e की पावर 2x की इंटीग्रेशन, हम e की पावर 2x की इंटीग्रेशन क्या होती है भाई, हमें मालूम है e की पावर 2x की इंटीग्रेशन का आंसर क्या आएगा। देखो दोबारा आपको सॉल्व करने की रीति आपने ऑलरेडी करा हुआ है, तो आप डायरेक्टली वहां से देख रहे हो। तो e की पावर 2x की इंटीग्रेशन क्या होती है, 1/2 इंटू ई की पावर 2x, और बाहर देखो dx का dx एज इट इज। तो इस 2 से बेशक 2 काट दीजिए, तो सिंप्लीफाई करने पे क्या बन जाएगा क्वेश्चन, ये हो जाएगा मेरे पास 1/2 का 1/2 इंटू साइन 2 का साइन 2 इंटू ये मेरे पास क्या हो रहा है, साइन 2x का साइन 2x, और यहाँ पे e की पावर 2x का e की पावर 2x। अब देखो ये नेगेटिव का साइन अंदर जाके एक तो तमाम साइंस को कन्वर्ट अप कर देगा, नॉर्मल सी बात है। तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव का नेगेटिव, आगे आ जाएगा cos 2x का cos 2x, और अगेन देखो ये 1/2 e की पावर 2x आ रहा है, तो 1/2 को पहले लिख दिया इंटू e की पावर में 2x। अब देखो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो जाएगा। जरा बात समझिएगा, ये नेगेटिव जब इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और जब ये वाला नेगेटिव साइन बाहर से मल्टीप्लाई होगा तो अगेन क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो क्या बन गया, ये बन गया इंटीग्रेशन इज अप्लाइंग सिंपली ऑन साइन
2x इंटू ई की पावर 2x इंटू dx। तो अगेन देखो मेरे पास क्या बन गया, वो उसी तरह की टर्म दोबारा से बन गई, बाय पार्ट्स की टर्म बन गई। तो इसको मैंने क्वेश्चन के स्टार्ट में आई के बराबर सपोज करवाया था। अगर आप गौर से देखो, ये मेरे पास वापस से मेरा क्वेश्चन फॉर्म हो गया कि भाई मेरे पास क्या आ गया, ई की पावर 2x इंटू साइन 2x फॉर्म हो रहा है, जो कि हमारे पास किसके बराबर था, आई के बराबर था। तो कोई मसले की बात नहीं, यानी कि इस चीज की जगह पे अब मैं क्या लिख दूंगा, अब दोबारा बाय पार्ट्स अप्लाई करने की नीड नहीं पड़ेगी। क्या काम करा यहां तक दोबारा समझ लीजिए। देखो हम लोगों ने फर्स्ट टाइम अपनी इंटीग्रेशन को जब अप्लाई करवाया था, तो यहाँ पे मेरे पास ये वैल्यू आ रही थी, क्लियर है। तो हमने यहाँ पे चूंकि वैल्यू आ रही थी, हमने बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ा, क्योंकि दोबारा से मेरे पास ये फंक्शन और एक्सपोनेंशियल आ रहा था। तो बाय पार्ट्स को अप्लाई कैसे करा, कि देखो सिंपल वे में यू वाली टर्म को एडिट लिखा, वी वाली टर्म की इंटीग्रेशन ली, नेगेटिव का साइन अप्लाई करा, यू वाली टर्म का फिर डेरिवेटिव लिया, फिर इंटीग्रेशन ली वी वाली टर्म की, सिंप्लीफाई करवाया इसको सिंपल वे में। तो ब्रैकेट्स को ओपन करवाएंगे, देखो बाहर नेगेटिव का नेगेटिव एज इट इज, cos 2x का cos 2x, e की पावर 2x की इंटीग्रेशन लिख दी, नेगेटिव का साइन, cos 2x का डेरिवेटिव में फॉर्मूला लिख दिया, क्या होता है, नेगेटिव का साइन होता है, e की पावर 2x की इंटीग्रेशन क्या होगी, 1/2 इंटू e की पावर tx। अब चूंकि दोबारा से यही टर्म मेरी फॉर्म हो रही है, तो ये मेरे ओरिजिनली क्वेश्चन के बराबर होती है। आप खाली दो दफा बाय पार्ट्स को अप्लाई करते हो और फिर देखते हो कंटिन्यूस फंक्शन आ रहा होगा ना, दोबारा से आपका क्वेश्चन ऑब्वियसली सी बात है बन जाएगा। कंटिन्यूस फंक्शन का मतलब भी होता है कि एक दफा साइन का ऐसे कॉस लिया, अब कॉस का दोबारा साइन बन जाएगा, e की पावर 2x का दोबारा e की पावर 2x बन जाएगा। तो यानी कि दोबारा से मेरा क्वेश्चन फॉर्म हो गया। जब क्वेश्चन दोबारा से फॉर्म हो गया, तो अब मैं फाइनली देखो, मुझे पता है इक्वल टू के इस तरफ क्या है, इक्वल टू के इस तरफ तो ऑलरेडी आई चल रहा है ना, इक्वल टू के इस तरफ तो हमारा आई ही चल रहा है। देखो इस तरफ क्या मौजूद है, इधर मेरा इक्वल टू के इस तरफ क्या क्या मौजूद है, इधर मौजूद है 1/2 का 1/2 इंटू साइन 2x का साइन 2x इंटू ई की पावर 2x, नेगेटिव का हाफ एज इट इज का एज इट इज इंटू कॉस 2x का कॉस 2x इंटू ई की पावर में 2x, और फिर यहाँ पे नेगेटिव का साइन। और देखो ये कंप्लीट टर्म किसके बराबर है, ओरिजिनली क्वेश्चन के बराबर है, तो यहाँ पे आई का आई आ जाएगा। ये नेगेटिव का आई दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, आई प्लस आई, ऑब्वियसली 2i बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1/2 इंटू साइन 2x इंटू ई की पावर 2x, नेगेटिव का 1/2 इंटू कॉस 2x इंटू ई की पावर में 2x का 2x। अब देखो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि बेटा हमें तो i की वैल्यू निकाल लेती ना। तो i की वैल्यू फाइनली किसके बराबर आ जाएगी, ये 2 जाके इस टर्म से डिवाइड होगा, इस टर्म से भी डिवाइड होगा, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 इंटू साइन 2x इंटू ई की पावर 2x माइनस का 1/4 इंटू cos 2x इंटू ई की पावर 2x। ये फाइनली हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई लॉजिकल मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। मैंने आपको इससे मुश्किल क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लेंदी लगेगा, बट आई डोंट थिंक यार लेंदी भी है, आसान सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, बच्चे बच्चे सॉल्व कर सकते हैं हमारे मुल्क के। ऑब्वियसली लास्ट में प्लस का सी लगाओ कि भाई प्लस का सी मैं लगाना भूल जाऊं, आपने नहीं भूलना, क्लियर है बेटा। तो ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल फाइनल क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अच्छा चाहो तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। एक तो हमारे कुछ मासूम से बच्चे होते हैं, बड़े नाराज हो जाते हैं, सर ये किताब से आंसर मैच नहीं कर रहा। अरे भाई थोड़ी सी अकल तो आप भी यूज कर सकते हो ना बेटा। कैसे, कि भाई सिंपल तरीके से, मैं किताब के अंदर जो आंसर आ रहा है मुझे साफ तौर पे दिख रहा है, किताब की बैक साइड पे जो आंसर आ रहा है उसमें ई की पावर 2x डिवाइडेड बाय 4 को कॉमन लिया हुआ है। तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा सिंपल आपके पास साइन 2x माइनस का कॉस 2x, और बाहर प्लस का सी एरिडिस का एरिडिस मौजूद है। तो सिंपल वे में ये आपका आंसर आ जाएगा। बेसिक बात है भैया, इतनी मेहनत से मैंने असल चीज आपको, अबे खीर बनाना सिखा दी, खीर खानी है सिर्फ, वो तो नॉर्मल सी बात है ना बेटा। बताओ सॉल्व कर सकते हो नहीं कर सकते, तो बताओ भाई, बात पल्ले पड़ती है, बात समझ में आती है इस क्वेश्चन में, कोई मसले की बात। आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अरे भाई आसान नहीं है, आसान बनाया गया है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है बेटा। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है, सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है, वो साइन 2x के ऊपर था, ये cos 2x पे आ रहा है, ऐसा है ना। तो भाई इसको तो खुद से सॉल्व कर सकते हो, बट चलो मैं करके बता देता हूँ। किसी बच्चे को भी अभी तक इस क्वेश्चन में मसला हो रहा था पिछले वाले में, तो भाई इस पे समझ लो, मैं डायरेक्टली हम करेंगे। अब देखो मुझे मालूम है आइलाटे मेथड के अकॉर्डिंग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो कि पहले आता है वो u होगा, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में आता है v होगा। अच्छा मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ जल्दी से, कि देखो e की पावर नेगेटिव x का इंटीग्रेशन क्या होगी, e की पावर नेगेटिव x की इंटीग्रेशन मैथ्स में क्या होती है, याद रखिएगा भाई। इंटीग्रेशन उस वक्त अप्लाई करोगे जब पावर में आने वाले फंक्शन का हमारा डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। तो जाहिर सी बात है नेगेटिव x का डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव का 1। तो अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो पहले नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेकर आएंगे, सही है ना। तो यानी कि मैंने एक नेगेटिव 1 बाहर लेकर आ गया, एक मैं अंदर लेके चला जाता हूँ, सही है ना। तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेकर आ गया। अब मुझे ये बात मालूम है कि भाई ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से किसके बराबर। अब e की पावर नेगेटिव x का मैं इंटीग्रेशन यहाँ पे ले सकता हूँ, क्योंकि अब मैंने पावर में आने वाले फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव कंप्लीट करवा दिया। तो -1 का -1 और e की पावर x की इंटीग्रेशन क्या होती है, ये होती है e की पावर नेगेटिव x, सही है ना। ये हमारे पास आंसर होगा इसकी इंटीग्रेशन का। cos 2x का डेरिवेटिव बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो बहुत ही सिंपल है। cos 2x का डेरिवेटिव होगा नेगेटिव का sin 2x। लिख के देता हूँ, cos 2x का डेरिवेटिव क्या होगा,
ये होगा नेगेटिव का साइन 2x, और फिर एंगल का डेरिवेटिव 2 के बराबर होता है, सही है ना। तो मैंने दोनों की आपको जल्दी से u और v की डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन बता दी, ताकि हमारी जो है ना रंग में भंग ना पड़े यार, हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करें। आपने भाई तरीके से काम करना है, मेरी फनकारी नहीं करनी। मैं तो इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं, तो इसलिए मैं आपको डायरेक्टली बता दी मैंने। अच्छा, अब देखो क्या करेंगे, सिंपल तरीके से बाय पार्ट्स का फॉर्मूला, u वाली टर्म को देखो बेटा पहले लिख दोगे, u वाली टर्म को मैंने पहले लिख दिया, इंटीग्रेशन v वाली टर्म के ऊपर अप्लाई कर देंगे। कर दी सर जी। अब क्या करें, नेगेटिव का साइन, इंटीग्रेशन का सिंबल। देखो डेरिवेटिव को अप्लाई करना है किसके ऊपर, डेरिवेटिव अप्लाई होता है u वाली टर्म के ऊपर, तो u बराबर है cos 2x के। और इंटीग्रेशन देखो किस पे अप्लाई होगी, इंटीग्रेशन हमेशा हमारे पास अप्लाई होती है किसके ऊपर बेटा, इंटीग्रेशन ऑलवेज अप्लाई ऑन v वाली टर्म। तो v वाली टर्म क्या है, e की पावर नेगेटिव x इंटू dx का dx, बाहर एक मासूम सा dx का dx और आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो यहां पे मेरे पास है सिंपल cos 2x का cos 2x, e की पावर नेगेटिव x की इंटीग्रेशन क्या होती है, ये बराबर आती है नेगेटिव के e की पावर नेगेटिव x, सही है ना। नेगेटिव का साइन एज इट इज, इंटीग्रेशन का सिंबल। cos 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, देखो cos 2x का डेरिवेटिव होता है नेगेटिव का sin 2x, और फिर एंगल का डेरिवेटिव होता है 2 के बराबर। अगेन देखो e की पावर नेगेटिव x की इंटीग्रेशन क्या होती है, e की पावर नेगेटिव x की इंटीग्रेशन होती है नेगेटिव का 1 इंटू ई की पावर नेगेटिव x के बराबर, और बाहर क्या है dx का dx एज इट इज। तो बेटा देखो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव का cos 2x इंटू ई की पावर में नेगेटिव x एज इट इज। अब देखो ये नेगेटिव साइन, अच्छा बाय द वे नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को वैसे ही काट देगा तो प्लस बन गया, तो नेगेटिव का नेगेटिव इंटीग्रेशन, और ये 2 देखो, ये जो 2 आ रहा है ना, इसको भी उठा के मैं बाहर लिख देता हूं, तो सिंपल तरीके से यहाँ पे इंटीग्रेशन किस पे अप्लाई हो जाएगी, साइन 2x इंटू ई की पावर नेगेटिव x इंटू dx के ऊपर। तो अगेन देखो हमने एक दफा बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करा, दोबारा से मेरे पास ये अंदर क्या फॉर्म हो रहा है, साइन 2x इंटू ई की पावर नेगेटिव x। कोई मसले की बात नहीं है, सॉल्व कर लेंगे कि भाई देखो ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म है, ये मेरा u कंसीडर होगी, ये वाली टर्म मेरा v कंसीडर होगी। सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, देखो ये हो जाएगा नेगेटिव का cos 2x इंटू ई की पावर नेगेटिव एक्स, ये फनकारी साथ साथ चलेगी। अच्छा, नेगेटिव का 2 एज इट इज। अब हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल तरीके से बाय पार्ट्स को अप्लाई करवा देना। अब बाय पार्ट्स को अप्लाई करवा देंगे तो बाय पार्ट्स कैसे अप्लाई होगी, अरे बच्चों वाली चीज है यार। u की वैल्यू को एज इट इज एक बार लिख देंगे, u की टर्म को, इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी v वाली टर्म के ऊपर, कोई मसले की बात नहीं है सर जी। नेगेटिव का साइन एज इट इज, आगे इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव इज बेसिकली अप्लाइंग ऑन दी u, तो u क्या है हमारे पास sin 2x, एंड इंटीग्रेशन इज अप्लाइंग ऑन दी v, तो v किसके बराबर है, e की पावर नेगेटिव x के इंटू dx का dx, और बाहर फाइनली एक dx मेरे पास और आ रहा होगा, एक dx मेरे पास क्या आ रहा होगा, और आ रहा होगा। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे बेटा, बहुत सिंपल है, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा सिंपल नेगेटिव का cos 2x इंटू ई की पावर में नेगेटिव x। अब देखो आगे क्या है, नेगेटिव का 2 एज इट इज, ब्रैकेट का ब्रैकेट, सही है ना। यहाँ पे sin 2x का sin 2x, e की पावर नेगेटिव x का इंटीग्रेशन क्या होगी, देखो e की पावर नेगेटिव x की इंटीग्रेशन होगी सिंपल तरीके से नेगेटिव का e की पावर नेगेटिव x। आगे क्या है, नेगेटिव का साइन, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। देखो sin 2x का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होगा भाई, ये बराबर होगा सिंपल cos 2x इंटू 2 के बराबर, और e की पावर नेगेटिव x की इंटीग्रेशन क्या होगी, अरे भाई ये होगी नेगेटिव का e की पावर नेगेटिव x, और बाहर फाइनली dx का dx आ जाएगा, सही है ना। अब इसको अगर मैं तरीके से एक दफा स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लिखूं तो क्या बन जाएगा, देखो यहां पे मेरे पास सिंपल तरीके से नेगेटिव का cos 2x इंटू ई की पावर नेगेटिव x। अब देखो जब मैं ब्रैकेट को ओपन करवाऊंगा, ये नेगेटिव 2 अंदर वाली तमाम टर्म से जाके मल्टीप्लाई होगा, तो भाई मुझे दो बातें दिख रही हैं कि एक तो भैया सिंपल तरीके से नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, प्लस का 2 साइन 2x इंटू ई की पावर नेगेटिव x, फिर ये नेगेटिव के 2 जब इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो जाहिर सी बात है क्या बन जाएगा, अगेन पॉजिटिव का 2 बनेगा। मगर ये वाला जब माइनस साइन और ये वाला 2 जब बाहर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 2 2 जार 4 हो जाएगा, तो इट शुड बिकम माइनस का 4। इंटीग्रेशन किस पे अप्लाई हो जाएगी, cos 2x, क्योंकि देखो 2 कांस्टेंट है इसलिए बाहर भेज दोगे, नेगेटिव के 1 को भी बाहर भेज दो ऐसे नेगेटिव के साइन को, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया ना, और प्लस माइनस फिर 4 हो गया, प्लस माइनस का माइनस हो गया और 4 का 4, तो cos 2x इंटू ई की पावर में नेगेटिव x इंटू dx। तो अब जरा गौर से बात को समझो कि भैया अभी तक हम लोगों ने जो काम करा ना, इसके नतीजे में क्या बन गया, यहाँ पे बन गया cos 2x इंटू ई की पावर नेगेटिव x। तो दोबारा से मेरा क्वेश्चन फॉर्म हो गया कि भाई देखो जब मैंने दोबारा से बाय पार्ट्स को अप्लाई किया, बाय पार्ट्स कैसे ओपन हुआ, कि देखो ये जो नेगेटिव का 2 था, ये अंदर वाली तमाम वैल्यू जाके मल्टी, देखो कैसे बाय पार्ट्स अप्लाई करा, सिंपल तरीके से हमने u वाली टर्म को एडिट लिखा, v वाली टर्म को इंटीग्रेशन ली, फिर डेरिवेटिव अप्लाई करा u वाली टर्म के ऊपर, इंटीग्रेशन ली v वाली टर्म के ऊपर, सिंपल है भाई, ये बच्चों वाली बात है। तो नेगेटिव का 2 जो अंदर वाली टर्म से आके मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये नेगेटिव जब इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हुआ होगा, मगर जब ये प्लस फिर अंदर के
नेगेटिव से मल्टीप्लाई हुआ होगा तो माइनस हुआ होगा, और ये वाला 2 जब इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली 4 का 4 आ गया। तो अब दोबारा से अगर गौर से आप देखो तो यहाँ पे आपकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट फॉर्म हो गई। क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट यही गिवन थी? बिल्कुल यही गिवन थी यार सर जी, ये तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट क्वेश्चन में गिवन थी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम सिंपल तरीके से इसको इसकी जगह पे आई लिख देंगे। तो क्या बन जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आई का आई नेगेटिव का cos 2x इंटू ई की पावर में नेगेटिव एक्स प्लस का 2 इंटू साइन 2x इंटू ई की पावर में नेगेटिव एक्स, नेगेटिव का 4 एज इट इज। क्योंकि दोबारा से मेरी क्वेश्चन वाली टर्म आ रही है तो यहाँ पे आई का आई आ जाएगा। नेगेटिव के 4 आई को आप दूसरी तरफ भेजोगे तो प्लस का 4 आई बन जाएगा, और आई प्लस 4 आई इज बेसिकली 5 आई। तो यहाँ पे 5 आई का 5 आई आ गया, इक्वल टू के बाद नेगेटिव का cos 2x इंटू ई की पावर में नेगेटिव एक्स प्लस का 2। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा sin 2x इंटू ई की पावर नेगेटिव एक्स एज इट इज का एज इट इज। अब देखो 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे डिवाइड हो जाएगा, तो आपका फाइनल 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 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, 5 इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा, इससे ही मल्टीप्लाई होगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा i इज इक्वल टू नेगेटिव का 1 डिवाइडेड बाय 5 इंटू cos 2x इंटू ई की पावर में नेगेटिव एक्स प्लस का 2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू साइन 2x इंटू ई की पावर में नेगेटिव एक्स। ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। चाहो तो यहां से कॉमन लेके एक और आंसर निकाल सकते हो। क्या बन जाएगा कि भाई अगर मुझे साफ तौर पे दिख रहा है ई की पावर नेगेटिव एक्स और 1 डिवाइडेड बाय 5 दोनों टर्म्स में आ रहा है, तो मैं इसको अगर यहां से कॉमन ले लूं तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा ई की पावर नेगेटिव एक्स डिवाइडेड बाय 5 को कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बचेगा नेगेटिव का कॉस 2x प्लस का 2 इंटू साइन 2x, और यहाँ पे ये आपका ब्रैकेट में वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन फाइनली सॉल्व हो गया। तो भैया मुझे बताइए इस क्वेश्चन में क्या मसले की बात है? लोग कहते हैं यार बाय पार्ट्स मुश्किल है, लोग कहते हैं इंटीग्रेशन मुश्किल है। अरे बेटा बताओ ना क्या चीज मुश्किल है, क्या मुश्किल बात है? भाई अगर आप तरीके से बैठ कर प्रैक्टिस कर रहे हो, आई कैन गारंटी कि आप आराम से बैठ के 100 नंबर ले सकते हो। मुझे बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम की बात है, क्या मसले की बात है? अरे भाई बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं हमारे मुल्क के, यार कोई मुश्किल चीज नहीं है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहे हैं बड़े इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 9 सेम पार्ट नंबर 6 के पैटर्न के ऊपर सॉल्व होगा कि एग्जामिनर कह रहा है cos ln x का इंटीग्रेशन लेनी है। अब आई नो दिस पर्टिकुलर थिंग कि cos ln x का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला क्या होता है। वी ऑल नो दिस पर्टिकुलर थिंग कि बेटा cos ln x का इंटीग्रेशन के अंदर फॉर्मूला कैसे लिया जाएगा। अरे भाई सिंपल सी चीज है, cos ln x का इंटीग्रेशन के अंदर फॉर्मूला क्या होगा। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है ना, ये अगेन हमारे पास एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है, मजे का क्वेश्चन आ रहा है। एग्जामिनर कहता है कि भैया क्या करके बताओ, cos ln x का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला लेके बताओ, यानी कि इसको बाय पार्ट्स पे सॉल्व करना है। अब देखो मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया कि कभी भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे क्वेश्चन सॉल्व करना है, और एक ही आपके पास ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। पहले नंबर के ऊपर क्वेश्चन को एज इट इज एक बार लिखो तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos ln x इंटू dx। देखो आपको ये क्वेश्चन बाय पार्ट्स पे सॉल्व करना है, और आपको एक ही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन गिवन है, और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी ऐसा गिवन है जिसका इंटीग्रेशन में फॉर्मूला होता है, cos का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। मगर हमें साफ तौर पे दिख रहा है कि यार हम डायरेक्टली इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि देखो इसका जो फंक्शन आ रहा है ना उसका बाय डेरिवेटिव थोड़ी गिवन है, तो डायरेक्टली तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। अगर मैं डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकता होता तो क्या ही बात थी। जो मैंने लास्ट क्वेश्चन भी आपको करवाया था, देखो उसको पहचानने की रीजन क्या है, पहचानने कैसे पहचानोगे यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई हो रही है। आसान शॉर्टकट समझो कि देखो कॉस अंडर रूट एक्स का अगर इंटीग्रेशन लेना है तो भाई कॉस अंडर रूट एक्स का मैं इंटीग्रेशन नहीं ले सकता, उसके पीछे लॉजिक है डायरेक्टली। अगर मैं सिंपल इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकता होता तो बाय पार्ट्स अप्लाई करने की नीड ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि देखो हमारे पास कॉस का इंटीग्रेशन उस वक्त लिया जाएगा जब एंगल का बाहर डेरिवेटिव होगा, और एंगल क्या है 1/2 रूट एक्स, तो उसका डेरिवेटिव तो बाहर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। दैट्स द रीजन के नहीं सॉल्व कर सकते थे। सिमिलरली देखो अगर मुझे इंटीग्रेशन cos ln x गिवन है, मुझसे एग्जामिनर कहता है इसको सॉल्व करके बताओ, भाई इसकी इंटीग्रेशन नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? उसके पीछे लॉजिक है, और लॉजिक ये है कि यार इंटीग्रेशन अगर मैं cos की डायरेक्टली ले सकता होता तो मैं ले लेता, मैं डायरेक्टली आंसर निकाल लेता 3 लाइनों के अंदर, बाय पार्ट्स अप्लाई करने की नीड ही नहीं पड़ती। यहां पे चूंकि cos के अंदर एक ऐसा फंक्शन आ रहा है कि भाई जिसका बाहर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर सकता, जिसका बाहर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ln x का डेरिवेटिव 1/x होगा, अगर बाहर एग्जिस्ट करेगा तो इंटीग्रेशन ले सकते हैं। अब चूंकि यहां पे बाहर 1/x ही नहीं मौजूद, तो इसका मतलब मैं cos की इंटीग्रेशन नहीं ले सकता। दैट्स द रीजन हम बाय पार्ट्स के ऊपर जा रहे हैं, ये लॉजिक है बाय पार्ट्स पे जाने की। भाई अगर मैंने आपसे एक जुमला जो हमेशा कहा दोबारा कह देता हूं कि भाई अगर आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते होते तो बाय पार्ट्स की दुनिया में नीड ही नहीं है ना। अगर मैं सिंपल यहाँ पे cos की
इंटीग्रेशन पॉजिटिव का साइन ln x लिख सकता होता तो क्या ही बात थी भाई, नहीं लिख सकता, क्योंकि इंटीग्रेशन का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इंटीग्रेशन किसी भी फॉर्मूले पे आप उस वक्त तक अप्लाई ही नहीं कर सकते जब तक कि उसके फंक्शन का, उसके एंगल का, उसकी बेस का बाय डेरिवेटिव ना एग्जिस्ट करे। सो आई कैन सी हियर कि ln x का बाय डेरिवेटिव नहीं एग्जिस्ट कर रहा, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। दैट्स द रीजन कि हम लोग क्या करेंगे, इसको दो टर्म्स में ब्रेक डाउन करेंगे और बाय पार्ट्स के फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। दैट इज द लॉजिक हियर। तो भाई सिंपल वे में क्या बन जाएगा, देखो मैं सिंपल तरीके से क्या करूंगा बेटा, बहुत सिंपल सा काम करूंगा कि मैं सिंपल वे में इसका जो एंगल आ रहा है इसको y के बराबर सपोज करवा लूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा, लेट y इज इक्वल टू ln x, और सिंपल वे में y वाले टर्म का डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो भैया सिंपल वे में डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से अप्लाई करेंगे तो dy बाई dx, और यहाँ पे ln x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से ln x का डेरिवेटिव में फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय x के बराबर, नॉर्मल सी बात है। अब देखो ये dx यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि dy की वैल्यू किसके बराबर होगी, ये आ जाएगी 1 बाय x इंटू dx के। और अगर मुझे यहां से सिर्फ dx की वैल्यू चाहिए तो dx की वैल्यू निकालने का भी एक लॉजिक है। dx की वैल्यू, अगर मुझे सिर्फ dx की वैल्यू चाहिए तो वो कैसे आएगी कि देखो ये dx जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा था वहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये x जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा था दूसरे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी x इंटू डी वाई के बराबर। क्लियर है, बात समझ में आती है हमने क्या काम करा, सिंपल सा काम करा है। अब हमने करना क्या, इन तमाम वैल्यूज को लाके इक्वेशन नंबर अल्फा में प्लॉट करवा देना। हम लोगों ने सिंपल तरीके से, मेरा फंक्शन आ रहा था इसका सिंपल x की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लिया, डेरिवेटिव सिंपल वे में अप्लाई करा तो भाई मेरे पास dy बाई dx की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1 बाई x के बराबर आ गई। तो मैंने सिंपल तरीके से यहां से dx की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब देखो मैं अभी भी मगर इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता, उसके पीछे लॉजिक क्या है कि देखो dx की वैल्यू तो मेरे पास आ गई और ln x की वैल्यू हमने y के बराबर सपोज करी हुई है, मगर dx की वैल्यू किसके बराबर आई है, x इंटू डी के। हमें ये बात मालूम है कि यार अगर मुझे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना भी है तो भाई तमाम वेरिएबल्स चूंकि मैंने चेंज करवाए हैं तो उनका एक जैसा होना कंपलसरी है ना। देखो ln x तो y के बराबर सपोज करवा लिया, और dx की जगह पे क्या एग्जिस्ट कर रहा है, x इंटू डी, तो dx की जगह पे क्या आ रहा है, x इंटू डी। इसका मतलब अगर dx की जगह पे मैं dx की वैल्यू डालूंगा तो x इंटू डी आ रहा होगा, तो तमाम वैल्यूज y की रिस्पेक्ट पे नहीं होंगी, x एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब मुझे भी इस x को भी चेंज करवाना है। इस x को कैसे चेंज करवाएंगे कि देखो हमने y की वैल्यू ln x के बराबर सपोज करी हुई है, आप तमाम लोग ये बात मानते हो कि सर y की वैल्यू किसके बराबर है, ln x के बराबर है। तो भैया यहां से मैं x की वैल्यू को फाइंड कर लूंगा। कैसे फाइंड करूंगा, देखो बहुत सिंपल सी बात है कि मुझे मालूम है y के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब y से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, y से 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। और हमें ये बात मालूम है कि दुनिया के अंदर ln e की वैल्यू बराबर होती है किसके, 1 के। तो भाई इस 1 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, ln e को लिख सकता हूं। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा y इंटू ln e इक्वल टू के बाद ln x का ln x। देखो क्या काम करा, बात समझिएगा कि भाई मुझे मालूम है यहाँ पे y के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो उसका मतलब क्या 1 लिखा हुआ है ना, बेसिकली हमें x की वैल्यू चाहिए। अब इस x की वैल्यू कैसे निकालेंगे कि देखो जो वैल्यू हमने सपोज करी थी ना y इज इक्वल टू ln x, यहीं से हम लोग x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। कैसे कि मेरे पास y इज इक्वल टू ln x आ रहा है, y के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 लिखा हुआ है। अब 1 किसके बराबर होता है, ln e के बराबर होता है, 1 की जगह पे आ गया ln e, सही है ना। अब देखो ये y जो पहले एग्जिस्ट कर रहा है, जाहिर सी बात है e की पावर में भेज दिया जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है ln की दुनिया में प्रॉपर्टी होती है, कभी भी ln किसी टर्म पे अप्लाई हो रहा है, उसकी पावर में कोई फंक्शन कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हो, तो भाई ln की प्रॉपर्टी ये होती है कोई वैल्यू पहले आ जाती है और ln सिंपल तरीके से नीचे वाली टर्म के ऊपर अप्लाई हो जाता है। दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग। तो हम यहाँ पे भी सेम काम कर सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा ln का ln e की पावर में y चला जाएगा इंटू ln x का ln x, है ना। तो इस ln से देखो ln क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो बेसिकली हमारे पास x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, e की पावर y के बराबर आ जाएगी। इस तरीके से फाइनली हम लोगों ने x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। x की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, e की पावर y के अंदर तमाम वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे, चेंज करवा देंगे, रिप्लेस करवा देंगे। क्योंकि देखो हम लोगों ने फाइनली इक्वेशन नंबर अल्फा के अंदर तमाम वैल्यूज को क्या करवा देंगे, फाइनली रिप्लेस करवाएंगे। इक्वेशन नंबर अल्फा में अब देखो ln x की भी वैल्यू निकाल चुके हैं और dx की वैल्यू भी फाइनली हमारे पास आ गई है। तो नाउ इक्वेशन नंबर अल्फा बिकम्स, क्या लिखेंगे, नाउ इक्वेशन नंबर अल्फा बिकम्स, नाउ इक्वेशन नंबर अल्फा बिकम्स। तो इक्वेशन अल्फा क्या बन गई, आई का आई, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, कॉस का कॉस एज इट इज। अब जरा गौर से देखो भाई, हमने ln x को किसके बराबर सपोज करवाया है, y के बराबर। ln x किसके बराबर है, y के बराबर है। तो ln x की जगह पे क्या आ जाएगा, y का y आ जाएगा। और हमारे पास dx की देखो वैल्यू किसके बराबर थी, हमने ln x की जगह पे क्या आ जाएगा, देखो बेटा ln x की जगह पे सिंपल y आ जाएगा, और dx की जगह के ऊपर dx की वैल्यू हमारे पास क्या थी, x इंटू डी। तो dx की जगह पे आ जाएगा x इंटू डी,
वाई, और x की फाइनली वैल्यू क्या हमने निकाली, e की पावर y। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा cos y का cos y, और x की जगह पे आ जाएगा e की पावर y इंटू डी वाई का डी वाई एज इट इज। ये फाइनली अब आपकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ऊपर सॉल्व करने वाली टर्म बन चुकी है। अब इसको फाइनली सॉल्व करवा लिया जाएगा। कैसे यहां तक पहुंचे, देखो ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे सॉल्व करना तो बच्चों वाला काम है यार, कॉस और ई की आपको सिंपल डेरिवेटिव इंटीग्रेशन लेना है, वो सिंपल चीज है। देखो सॉल्व करने की लॉजिक क्या थी, बात दोबारा समझ लो। देखो मेरे पास क्वेश्चन ये आ रहा था, इंटीग्रेशन कॉस इंटू एल एन एक्स इंटू डी एक्स। सबसे पहले नंबर के ऊपर मुझे साफ तौर पे देख रहा है मेरे पास जो क्वेश्चन स्टेटमेंट गिवन है, एक ऐसी स्टेटमेंट गिवन है जिसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, तो बाय पार्ट पे सॉल्व करना है। बाय पार्ट पे कैसे सॉल्व करेंगे, एल एन एक्स को मैंने सिंपल वाई के बराबर सपोज करवाया। अब जब वाई के बराबर सपोज करवाया, इसका डेरिवेटिव लिया, तो डेरिवेटिव में इसकी वैल्यू मेरे पास ये आ गई। ये भी सिंपल बात है। यहां से असल कहानी स्टार्ट होती है कि देखो जब मैंने डेरिवेटिव लिया ना, तो मेरे पास जो dx की वैल्यू आ रही है, मेरे पास जो dx की वैल्यू आ रही है वो आ रही है x इंटू डी वाई। तो जाहिर सी बात है हमें क्वेश्चन में तमाम वेरिएबल्स को एक ही तरह का करना जरूरी है। तो भाई सारे वेरिएबल्स, जाहिर सी बात है अगर y पे सपोज करवाना है, सारे वेरिएबल्स y के ऊपर लिए जाएंगे। तो भाई मैंने यहाँ पे क्या करूंगा, इस x को भी चेंज करवाना है। अब x की वैल्यू कैसे निकाली, कि भाई ये y इज इक्वल टू एल एन एक्स जो था ना, यहीं से हम लोग x की वैल्यू को ऑब्वियसली फाइंड आउट करेंगे। कैसे किया, कि देखो y के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 लिखा हुआ है, और मुझे मालूम है 1 किसके बराबर होता है, ln के बराबर होता है। तो यानी कि क्या बन गया, ये बन गया y इज इक्वल इंटू एल एन ई की एल एन ई इक्वल टू के बाद एल एन एक्स। अब मुझे मालूम है y जो है एल एन ई से पहले आ रहा है, तो जाहिर सी बात है y ई की पावर पे चला जाएगा। तो क्या बन गया, एल एन इंटू ई की पावर y इक्वल टू एल एन एक्स। और इक्वल टू के सामने आमने सामने दो एल एन एक्स आ जाए, तो एल एन आ जाए, तो एल एन एल एन से कैंसिल आउट हो जाता है। तो सिंपल वे में आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई की पावर y के। आपने तमाम वैल्यूज को लाके अपने मेन क्वेश्चन में डालोगे, फाइनली आपकी वैल्यू बन गई। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बच्चों का काम है, कि देखो हमारे पास एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बन गया, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन गया। जो एक्सपोनेंशियल वैल्यू आ रही है, जाहिर सी बात है मेरा बेटा वो क्या होगी, वो v कंसीडर होगी। और जो ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू आ रही है वो हमारे पास क्या कंसीडर होगी, हमारे पास v u के बराबर कंसीडर होगी। सिंपल तरीके से क्या लिखोगे, आप लिखोगे एज वी नो डेट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूले को लिखोगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूले को तरीके से लिखोगे, उसके बाद सिंपल में फॉर्मूला अप्लाई करोगे। जाहिर सी बात है y की रिस्पेक्ट से फॉर्मूला अप्लाई करें तो y की रिस्पेक्ट से फॉर्मूला अप्लाई होगा। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, अगेन कह रहा हूं आई एम मिसिंग दी स्टेप्स, क्योंकि मैं आपको डायरेक्टली समझाऊंगा। अब ये चीज बहुत सिंपल सी बात है भाई। सिंपल कैसे अप्लाई करोगे फॉर्मूले को, फॉर्मूला सिंपल वे में अप्लाई हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे देखो, जो u वाली टर्म है वो एडिटिव लिखी जाएगी, इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी किसके ऊपर, e की पावर y इंटू डी वाई के ऊपर। नेगेटिव का साइन, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव को अप्लाई करवा दोगे किसके ऊपर, अपनी u वाली टर्म के ऊपर। तो u वाली टर्म क्या है, cos y का cos y। इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी v वाली टर्म के ऊपर, जो e की पावर y इंटू डी वाई का डी वाई। बाहर dx का dx यानी कि dy का dy, हेरिडिस का हेरिडिस। अब सिंप्लीफाई करवा दो। अगेन यार इस चीज का ख्याल रख लीजिएगा, बेटा एग्जामिनर इसके नंबर काट देगा कि भाई चूंकि आपने y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव अप्लाई करवाना है ना, तो dy लिखा जाएगा, मेरी बैड माय बैड, तो यहाँ पे dy आ जाएगा। सिंप्लीफाई करवा दो, क्या बन जाएगा, देखो cos y का cos y, आपको मालूम है यार e की पावर y का, e की पावर y का नेचुरल एक्सपोनेंट का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला क्या होगा, भाई सिंपल होगा। क्योंकि अब देखो बेटा नेचुरल एक्सपोनेंट का इंटीग्रेशन के अंदर फॉर्मूला क्या होता है, भाई सिंपल सा फॉर्मूला होता है नेचुरल एक्सपोनेंट का, कि भाई अगर पावर में आने वाले फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, तो सिंपल वे में आप वही वैल्यू को लिख दोगे एक दफा। तो y का डेरिवेटिव y की रिस्पेक्ट से 1 होता है, लिखने की नीड नहीं है। इसका मतलब क्या बन गया, ये आ जाएगा e की पावर y एज इट इज का एज इट इज, माइनस का साइन एज इट इज, इंटीग्रेशन का सिंबल। अब देखो cos का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता है, भाई cos का डेरिवेटिव के अंदर फॉर्मूला होता है नेगेटिव का साइन y। और y का डेरिवेटिव y की रिस्पेक्ट से 1 होता है, लिखने की नीड नहीं है। e की पावर y का अगेन डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर y, लिखने की नीड नहीं है। और बाहर ये डी वाई का डी वाई एडिटिव आ जाएगा। सही है ना बेटा। अब फाइनली हम लोगों ने क्या करना है, दोबारा से देखो सिंपल तरीके से एक दफा लिख दोगे, और उसके बाद फाइनली एक दफा दोबारा बाय पार्ट्स अप्लाई करोगे, फिर आई की फॉर्म में लिखोगे। जिस तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, सेम पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाएगा। तो क्या बन जाएगा, देखो ये आ जाएगा मेरे पास cos y का cos y इंटू ई की पावर y। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, देखो ये नेगेटिव नेगेटिव आपस में प्लस हो जाएगा, और इंटीग्रेशन सिंपल अप्लाई हो जाएगी किसके ऊपर, ये अप्लाई हो जाएगी साइन y इंटू ई की पावर y इंटू डी वाई के ऊपर। अब अगेन देखो यहाँ पे मेरे पास इंटीग्रेशन ऐसी दो टर्म्स के ऊपर अप्लाई हो रही है कि एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो ऑब्वियसली ये u कंसीडर होगा, ये v कंसीडर होगा, दोबारा से बाय पार्ट्स को अप्लाई करेंगे। तो बेटा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल cos y इंटू ई की पावर y प्लस का, सिंपल बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो बेटा u वाली टर्म को एज इट इज रहने दोगे, इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे e की पावर y के ऊपर, जो कि e की पावर y ही आएगा। पर चलो कर लो नॉर्मल तरीके से। सही है ना, माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का सिंबल। हम सिंपल तरीके से u वाली टर्म का डेरिवेटिव लेंगे, तो u वाली टर्म का क्या अप्लाई कर दिया जाएगा, डेरिवेटिव अप्लाई किया जाएगा मेरा प्यारा बेटा। उसके बाद इंटीग्रेशन v वाली टर्म पे अप्लाई करेंगे, तो v वाली टर्म हमारे पास क्या आ रही है, ये आ रही है e की पावर y के इंटू डी वाई का डी वाई, और बाहर एक और डी वाई एग्जिस्ट कर रहा है। सही है ना। अब फाइनली हम लोगों ने क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो बेटा क्या बन जाएगा, देखो ये हो जाएगा cos y का cos y इंटू ई की पावर y प्लस का साइन, आगे क्या आ रहा है,
आगे आ रहा है हमारे पास साइन वाई ई की पावर वाई का इंटीग्रेशन ई की पावर वाई होता है माइनस का साइन। आगे देखो साइन वाई का इंटीग्रेशन साइन वाई का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, साइन का डेरिवेटिव में फॉर्मूला होता है कॉस वाई, और ई की पावर वाई की इंटीग्रेशन अगेन ई की पावर वाई होती है इनटू डी वाई का डी वाई। अगेन देखो यहाँ पे कभी भी आपके पास ट्रिगोनोमेट्रिक के अंदर साइन या कॉस हो और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा हो, हमेशा याद रखिएगा दो दफा बाय पार्ट्स अप्लाई होगा और तीसरी दफा फिर अपने क्वेश्चन वाली वैल्यू दोबारा बन जाएगी। देखो यहाँ पे क्या बन गई, हमारी क्वेश्चन वाली वैल्यू बन गई, हमारी जो ये आई वाली वैल्यू थी ना, यही वैल्यू हमारी यहाँ पे आ गई। इसको हमने आई के बराबर सपोज किया था, तो यहाँ पे सिंपल वे में क्या आ जाएगा बेटा, आई का आई लिख दिया जाएगा। सिंप्लीफाई करवा दो तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू कॉस वाई का कॉस वाई इंटू ई की पावर वाई प्लस का साइन वाई इंटू ई की पावर वाई, यहाँ पे नेगेटिव का आई का आई साइन। अब आप इसको सिंप्लीफाई करवा दो, नेगेटिव का आई वहां पे जाएगा तो जाहिर सी बात है 2i बन जाएगा, और इक्वल टू के इस तरफ क्या आ जाएगा, सिंपल कॉस वाई इंटू ई की पावर वाई प्लस का साइन वाई इंटू ई की पावर वाई। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनली मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी आई इज इक्वल टू 1/2 इंटू कॉस वाई इंटू ई की पावर वाई प्लस का 1/2 इंटू साइन वाई इंटू ई की पावर वाई। तो लास्ट में यहां से अब ई की पावर वाई को कॉमन लेके एक दफा लिख दो और फिर वाई की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट बैक करवा दो, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास सिंपल तरीके से आई इज इक्वल टू ई की पावर वाई, और डिवीजन के 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में सिंपल आ जाएगा हमारे पास कॉस वाई, और आगे क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा सिंपल प्लस का साइन वाई। तो ये मेरा फाइनल एक आंसर फॉर्म हो रहा है, मगर अगेन हमें लास्ट में y की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट बैक करवाना होगा। तो y की ओरिजिनली वैल्यू क्या थी भाई, y बराबर था बेसिकली ln x के। तो क्या बन जाएगा, लास्ट में हम इस बात को लिखेंगे रिप्लेसिंग बैक दी वैल्यू ऑफ y। लास्ट में आप लिख दोगे रिप्लेसिंग बैक दी वैल्यू ऑफ y सिंस y इज इक्वल टू ln x। तो हमने क्वेश्चन में y सपोज करवाया था ना ln x के बराबर, तो इसको लास्ट में वापस सब्स्टिट्यूट बैक करवाएंगे। तो क्या बन जाएगा, देखो ये हो जाएगा, जहां जहां y आ रहा है वहां y की वैल्यू डाल दो, तो क्या हो जाएगा, फाइनली ये हो जाएगा i इज इक्वल टू ई की पावर के अंदर ln x डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे cos का cos, आगे क्या हो जाएगा, आगे y की जगह पे सिंपल ln x प्लस का साइन, साइन का साइन, और y की जगह पे अगेन ln x प्लस का c एज इट इज। हमें मालूम है दुनिया में कभी भी बेटा याद रखिएगा, e की पावर पे ln n आ रहा हो तो सिंपल ln होता क्या है, log एक्सपोनेंशियल e, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, 1 आ जाता है। तो e की पावर में ln आ रहा है तो सिंपल क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x डिवाइडेड बाय 2, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा cos ln x प्लस के साइन के बाद sin ln x, और बाहर प्लस का c एज इट इज का एज इट इज। ये फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा। देखो क्वेश्चन दिखने में आपको बड़ा लग रहा है, बट बिलीव मी आसान सा क्वेश्चन है। इससे आसान क्वेश्चन तभी हम लोगों ने कर लिए थे, इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन भी हम लोगों ने करे हुए हैं। तो भाई सिंपल वे में सॉल्व करना है, सबसे पहले हम लोगों ने ln x को कंपेयर चेंज करवाया y के ऊपर, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करते हुए बाय पार्ट्स को अप्लाई करवाया, और फिर तो आपको देखो जो नेक्स्ट स्टेप हम लोगों ने करा वो तो सिंपल स्टेप करना। इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, इसमें दो कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे हैं। एक तो ना सिर्फ ये कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है कि भाई एक ही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन गिवन था तो आपने जाहिर सी बात है उसको पहले चेंज करवाना था। दूसरे नंबर पे एक और खास बात क्या अप्लाई हो रही थी कि देखो यहाँ पे मेरे पास ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और नेचुरल एक्सपोनेंट दोनों आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है नेचुरल एक्सपोनेंट और कभी भी साइन या कॉस का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ रहा हो, वहां पे हम एटलीस्ट दो दफा बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और तीसरी दफा फिर क्वेश्चन को आई से रिप्लेस करवाते हैं। और लास्ट के अंदर ऑब्वियसली चूंकि हमने क्वेश्चन को रिप्लेस बैक करवाया ना था, क्योंकि क्वेश्चन को हमने वाई पे सपोज करवाया था, तो ऑब्वियसली वाई जहां जहां आ रहा था वहां पे वाई की ओरिजिनल वैल्यू को प्लॉट करवा दिया। इस तरीके से फाइनली हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा भाई, अब फाइनली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 10 आता है। इस क्वेश्चन को अब एज अ गिफ्ट के तौर पे बेटा आप लोग, अब जाहिर सी बात है बेटा मैंने इतने मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन करवाए, ये बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है यार। ई की पावर में ax आ रहा है तो जाहिर सी बात है ये आपका v होगा, और साइन bx आ रहा है, a और b आपके कांस्टेंट है, सिंपल आपने इनका ख्याल रखना है। तो ये आपका क्या होगा, u कंसीडर होगा। सिंपल तरीके से सॉल्व करवाओगे, मतलब क्या मुश्किल बात है भाई, u वाली टर्म को एज इट इज लिखोगे, सिंपल तरीके से डेरिवेटिव किसका अप्लाई करना है, e की पावर ax का इंटू dx का dx, माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेट, डेरिवेटिव अप्लाई करवा दोगे किसका, डेरिवेटिव अप्लाई करवा दोगे साइन bx का, साइन bx का डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन अप्लाई करवा दोगे e की पावर ax इंटू dx की। अगेन देखो नेचुरल एक्सपोनेंट आ रहा है, साइन और कॉस आ रहा है, दो दफा वाई पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो जल्दी से समझ लो कि भाई इनकी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आपको बताया ताकि परेशानी ना हो। देखो साइन bx की डेरिवेटिव क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव में फॉर्मूला पॉजिटिव का cos bx, और फिर एंगल का डेरिवेटिव b के बराबर होता है। e की पावर ax के अंदर क्या होगा, इसकी इंटीग्रेशन कैसे लोगे, देखो e की पावर ax की डायरेक्टली इंटीग्रेशन ले सकते हैं, क्योंकि देखो a ऊपर एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, तो पहले मल्टीप्लाई डिवाइड करवाओगे a से ताकि आपकी इंटीग्रेशन हो सके। तो जब मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेकर आ जाओगे फिर इंटीग्रेशन लोगे तो आपकी ये इंटीग्रेशन आनी चाहिए, यानी कि e की पावर ax की इंटीग्रेशन क्या होगी, 1/a इंटू ई की पावर ax। तो सिंपल
सिंपल वे में यहाँ पे इंटीग्रेशन ले लो, यहाँ पे डेरिवेटिव लो, यहाँ पे इंटीग्रेशन लो, सिंपलीफाई करवाओगे, एक दफा तुमने बाय पार्ट्स अप्लाई करवा दिया, फिर दोबारा से तुम्हारे पास कॉस की फॉर्म में बन जाएगा, दोबारा बाय पार्ट्स अप्लाई करवाओगे, फिर क्वेश्चन से रिप्रेजेंट करवा देना, सिंपल वे में सिंपलीफाई करवा के कॉमन लेके आंसर लोगे, आंसर आ जाएगा। विद इन सेकंड्स में आंसर आ सकता है, मतलब कोई मुश्किल चीज नहीं है इस क्वेश्चन में। बिलीव मी, इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन एंड यू कैन इजीली डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई एम 100% श्योर के ये क्वेश्चन सबसे हो सकता है। इस क्वेश्चन है मतलब कोई मसले वाली बात नहीं होनी चाहिए बेटा, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। लास्ट में बस आपने इसको, जिसका आंसर आ रहा है ना, आंसर आप सही निकालोगे, इसके आंसर में लास्ट में पता है क्या करोगे, लास्ट में बस आपने करना ही होगा कॉमन, जब आई को आप कॉमन लोगे, क्योंकि आई के साथ बी स्क्वायर और ए स्क्वायर आ रहा होगा, तो उसको कॉमन लोगे वहां से, और जो भी टर्म बनेगी उसको दूसरे के डिवाइड करवाओगे, एलसीएम लोगे, और सिंपल वे में आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा। मतलब बच्चों वाला क्वेश्चन है बेटा। तो देखो बेटा, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करवाओगे, चलो मैं खुद ही बता देता हूँ, कि हो सकता है कोई बच्चा फंसी ना जाए कि बोले सर पता नहीं कैसे करेंगे, हालांकि खुद से करना चाहिए, वीडियो को स्टॉप करो, खुद से सॉल्व करो। अनलेस एंड अंटिल आप मैथ्स के अंदर खुद की आदत नहीं डालोगे ना, खुद ही की आदत नहीं डालोगे, मैथ्स में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो देखो इंटीग्रेशन की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/a × e की पावर में ax, है ना। यहाँ पे नेगेटिव का साइन, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, साइन bx का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है मेरे पास सिंपल तरीके से cos bx, और फिर bx का डेरिवेटिव b आ जाएगा, इंटू ई की पावर ax का हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 1/a इंटू ई की पावर में ए एक्स, और बाहर dx का dx एज इट इज। सही है ना भाई। तो अब ये क्या बन गया, इसको सिंप्लीफाई भी अगर मैं तरीके से कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1/a इंटू ई की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स का साइन बी एक्स। यहां से अगर मैं ये देखो बी एक कांस्टेंट आ रहा है, 1/a एक कांस्टेंट आ रहा है, इसको बाहर निकाल दो तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव का b/a, और इंटीग्रेशन इज बेसिकली अप्लाइंग ऑन दी नाउ cos bx इंटू ई की पावर में a x, और बाहर dx का dx। फाइनली आप इंटीग्रेशन को अप्लाई करवा दो, ये बेसिकली क्या आ रही है आपकी u वाली, ये आपका u बन जाएगा, और ये सॉरी, हाँ ये आपका u बन जाएगा, और ये आपका v बन जाएगा, नॉर्मल सी बात है। तो सिंप्लीफाई करवा दो फर्दर, एक और दफा आप ले लोगे बाय पार्ट्स, तो क्या बन जाएगा, 1/a का 1/a इंटू ई की पावर a x इंटू साइन बी एक्स का साइन बी एक्स माइनस का बी डिवाइडेड बाय ए। और यहाँ पे सिंपल हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को अप्लाई कर देंगे, तो बेटा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल वे में, देखो यू वाली टर्म को एज इट इज लिखेंगे, फिर ई की पावर ए एक्स की इंटीग्रेशन लेंगे, तो जाहिर सी बात है वो किसके बराबर होगी, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ अगेन, क्योंकि मैंने आपको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन दिया है। तो 1/a इंटू ई की पावर ए एक्स आ जाएगा, जो ई की पावर ए एक्स इंटीग्रेशन लेंगे, नेगेटिव का साइन, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, cos bx का डेरिवेटिव क्या होगा, देखो cos का डेरिवेटिव में फॉर्मूला होता है नेगेटिव का साइन bx, और फिर एंगल का डेरिवेटिव b हो जाएगा, और e की पावर ax की इंटीग्रेशन क्या होगी, जाहिर सी बात है ये अगेन आ जाएगा मेरे पास सिंपल e की पावर ax डिवाइडेड बाय a, और बाहर dx का dx एज इट इज। तो अगर मैं इसको अब सिंप्लीफाई करके लिखूं, तो देखो यहाँ पे तो आई साथ चल रहा होगा, तो ये बन जाएगा 1/a इंटू ई की पावर में ax इंटू साइन bx का साइन bx, नेगेटिव का b डिवाइडेड बाय a। आगे देखो आगे क्या आ रहा है, अब देखो अब मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा ना बाय द वे, तो ये नेगेटिव का b बाई अंदर भाई तमाम वैल्यूज जाके मल्टीप्लाई होगा, तो भाई इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इस पूरी टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा एक और चीज जो मुझे दिख रही है कि भाई ये नीचे वाला जो a और a है आपस में एक दूसरे से भी मल्टीप्लाई होगा, तो इट शुड बिकम नेगेटिव का b डिवाइडेड बाय a स्क्वायर इंटू कॉस बी एक्स इंटू ई की पावर में ए एक्स, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सही है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल b डिवाइडेड बाय a, बाहर का बाहर एज इट इज। अब देखो हमें साफ तौर पे दिख रहा है, या मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि बेटा यहाँ पे एक काम मैं और कर सकता हूँ, और वो क्या है कि देखो ये b डिवाइडेड बाय a, अंदर जो ब्रैकेट के अंदर ये दो कांस्टेंट्स आ रहे हैं, इनसे भी तो मल्टीप्लाई होगा, जब मैं इन कांस्टेंट्स को इस ब्रैकेट से बाहर निकालूंगा, इस b और इस a और नेगेटिव साइन को ब्रैकेट से बाहर निकालूंगा, तो जाहिर सी बात है क्या बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और b का स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा। तो बेटा मेरे पास यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास अंदर क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन किस पे अप्लाई हो रही होगी, ये अप्लाई हो रही होगी साइन बी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स के ऊपर बाय डी एक्स का डी एक्स। तो अब देखो ये दोबारा से क्वेश्चन बन गया, जैसे मैंने आपसे कहा था। अब यहाँ पे इसको इसकी जगह पे आई लिख दिया जाएगा, और इस पूरी टर्म को दूसरी तरफ भिजवा देंगे, तो ये पूरी की पूरी टर्म जब दूसरी तरफ जाएगी तो क्या बन जाएगा, ये नेगेटिव की टर्म जब वहां पे जाएगी तो पॉजिटिव की फॉर्म में चली जाएगी, तो आई प्लस का बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू आई। देखो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ कुछ स्टेप्स को सिर्फ आपको समझाने के लिए। द पॉइंट इज दैट कि मैंने ऑलरेडी ये क्वेश्चन मैं चाहता था ये बच्चे खुद से सॉल्व करें, बट हो सकता है किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ जाए, इसलिए मैं करके खाली दिखा रहा हूँ। सही है ना। तो यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, इधर मेरे पास बच रहा है 1/a
इंटू ई की पावर में ए एक्स इंटू साइन बी एक्स का साइन बी एक्स। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास देखो आ रहा है अल्लाह भला करे माइनस का बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इंटू कॉस बी एक्स इंटू ई की पावर में ए एक्स। अब देखो इन क्वेश्चंस को फर्दर सिंप्लीफाई कैसे किया जाएगा। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, आपने सिंपल यहाँ से देखो आई को कॉमन ले लो, इस लेफ्ट हैंड साइड से आई को कॉमन ले लूंगा, और फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा, वन प्लस का बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो एलसीएम ले लोगे। और यहाँ पे भी देखो नीचे इधर ए स्क्वायर आ रहा है, इधर ए आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे भी एलसीएम ले लूंगा, तो यहाँ पे मैं इसको टर्म को ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देता हूँ, ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देते हैं। और यहाँ से आई को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो देखो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वन प्लस का बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, और इक्वल टू के इस तरफ क्या बन गया, ए इंटू ई की पावर में ए एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू साइन बी एक्स माइनस का बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू कॉस बी एक्स इंटू ई की पावर में ए एक्स है ना बेटा। हमने सिंपल सा काम कर लिया। अब देखो हम लोगों ने यहाँ पे जो वन प्लस का बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई आ रहा है, वहां पे डिवाइड करवा दो इसको। पहले इसका भी एलसीएम ले लो ना, बल्कि एक काम क्यों नहीं करते, इसका भी पहले एलसीएम ले लो आप। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसका अगर मैं एलसीएम लूंगा तो जाहिर सी बात है इट शुड बिकम ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। अब इस वैल्यू को दूसरी तरफ भिजवाओ तो ज्यादा आसानी रहेगी। तो एक दफा मैं इस तमाम वैल्यू को उतार दूंगा इस स्टेप के अंदर, और नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, फाइनली ये जो आई का आई एज इट इज और ये टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा, उल्टी करके लिखी जाएगी, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब देखो यहां से इस पूरी टर्म में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, आप तमाम लोग बोलेंगे सर इस पूरी टर्म में से हम दो चीजें कॉमन ले सकते हैं, एक तो हम ई की पावर एक्स को कॉमन ले सकते हैं, और दूसरे नंबर पे हम ए स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है भैया। तो यहां से मैं क्या ले लूंगा, ई की पावर ए एक्स को ऊपर से कॉमन ले लूंगा, नीचे से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में आ जाएगा साइन बी एक्स ए इंटू साइन बी एक्स, और नेगेटिव का बी इंटू कॉस बी एक्स। और भाई इससे फायदा क्या होगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, तो फाइनली आपका ये आंसर आ जाएगा। मैंने बड़ा रफ वर्किंग के ऊपर करके सॉल्व करके दिखाया है, ऑल्दो मुझे सॉल्व भी नहीं करना चाहिए था, बट मैंने सिर्फ इसलिए करके दिखाया है कि आप लोगों को परेशानी ना हो, भाई आप इजीली सॉल्व कर लो, सही है ना बेटा। तो इस तरीके से देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पे हमने मंतकिया जहां पे पहुंचते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर मूव कर रहे होंगे। तो भाई देखो इस ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स इंपॉर्टेंट थे, और स्पेशली पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 9 एंड पार्ट नंबर 10, इसकी प्रैक्टिस 20-20 दफा बैठ के करनी है। दे वर दी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट्स। तो यहीं पे इस क्लास को एंड करेंगे, लेक्चर नंबर 4 को एंड करेंगे। आई होप ये बात सारी क्लियर होगी। सो आई होप यहाँ तक की सारी बात सबको क्लियर होगी इंशाल्लाह ताला। तो यहीं पे हमारी क्लास अपनी मंतकिया जहां पे पहुंचती है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेटा, न्यू एप्टीट्यूड का कोर्स स्टार्ट हो रहा है, उसको आप ज्वाइन अप कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। एप्टीट्यूड की तैयारी अभी से करना स्टार्ट करें बेटा। एनईडी का टेस्ट, दाऊद का टेस्ट इस दफा जून के अंदर हो रहा होगा, फास्ट का टेस्ट जून के अंदर है, नस का टेस्ट जून के अंदर है, तो आपके पास टाइम नहीं होगा आफ्टर इंटरमीडिएट एग्जाम्स लाजमी तौर के ऊपर। तो कंप्लीट एप्टीट्यूड के कोर्स की फीस सिर्फ 6,500 रुपीज से 7,000 रुपीज के दरमियान होती है, तो आप आराम से बैठकर एप्टीट्यूड के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, घर पर बैठकर तैयारी कर सकते हैं विद द बेस्ट फैकल्टी अवेलेबल हियर इन पाकिस्तान। यहीं पे इस क्लास को एंड करेंगे। जजाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम जिया साइनिंग ऑफ।